एक लड़का जिसे सब शहर का सबसे बड़ा बेवकूफ मानते हैं वो थ्रोन रूम में घुस जाता है और इन्फॉर्मेशन लाता है कि एक सर्टन सू फैमिली लेडी मुलान से शादी का प्रपोजल रखने वाली है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि ये इन्फो आने वाली वॉर का रुख बदल सकती है। भले ही उन्हें पता था कि ये लड़का अपने डम नेचर और हर औरत के साथ फ्लर्ट करने के लिए फेमस है, पर यह इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल थी। तो जब वो कहते हैं कि उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, लड़का अपना पहला चांस देखता है और घुटनों पर बैठकर जॉब के लिए भीख मांगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बस इस जगह की गॉडेस के क्लोज आना चाहता है और उससे अपने 10 आउट ऑफ 10 लुक्स से सिड्यूस करना चाहता है। एम्परर उसे अपने दूसरे बेटे के लिए काम करने की एक रैंडम जॉब दे देता है, पर तभी कोई और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सू फैमिली का जनरल यहाँ आ रहा है। मैरिज प्रपोजल एक्चुअली बहुत जल्दी आ रहा है और अब एमसी के पास सिर्फ 3 घंटे हैं, इससे पहले कि वो गॉडेस किसी और को सौंप दी जाए। इससे पूरी फैमिली में खलबली मच जाती है। माँ कहती है कि उन्हें रिफ्यूज कर देना चाहिए, पर फादर जानता है कि सू फैमिली इसको एक इंसल्ट की तरह लेगी और अपना वॉर सपोर्ट हटा लेगी। मुलान अचानक कहती है कि वो अपने फेस को डिसफिगर कर लेगी ताकि कोई उसको ना चाहे, पर उसके हाथ से चाकू तुरंत छीन लिया जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि एक अगली फेस के साथ भी उनको ये शादी चाहिए होगी। उन दोनों को आंसर पता था। यहाँ से बच निकलने का एक ही रास्ता था कि उसकी पहले से शादी हो चुकी हो। डैड इसके लिए मानना नहीं चाहते थे, पर उसने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी भीख मांगी। वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है, पर उसे देखकर वो मान जाता है और मुलान से शादी करने के लिए एक शॉर्ट कंपटीशन अनाउंस करते हुए एक लेटर लिखता है। सिर्फ किंगडम के बेस्ट लोगों को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, पर दोनों अपने सिर घुमाते हैं जब शेन लैंग, जिसे कंट्री का सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा ठरकी और लीस्ट एजुकेटेड माना जाता था, उन सबको बुलाता है और कहता है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। ब्रो कॉन्फिडेंटली आगे आता है और मुलान से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। इससे पहले कि फादर उसको जान से मार दे, मदर याद दिलाती है कि शेन लैंग मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटल डिसेबिलिटीज के साथ एक लिटरल रिटार्डेड लड़का। वो तब तक शांत रहता है जब तक मुलान जोर से यस नहीं चिल्लाती, क्योंकि वो इतना इडियोटिक है। इसके लिए यही लड़का सही रहेगा, सिटी का फेमस डम बॉय। मुलान के लिए वो एक यंग इनोसेंट बेबी की तरह था जो एक फेक हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट था। पर फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो बस ये कह रही है कि वो उसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने दे रही है, और एंग्शियस फादर रिलैक्स हो जाता है। वो सर्वेंट्स को लड़के की तैयारी में हेल्प करने को भी कहता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शेन लैंग डम होने से बहुत दूर था। वो एक्चुअली पूरी कंट्री में सबसे इंटेलिजेंट, वेल इन्फॉर्म्ड और कनिंग यंग मैन था। क्यों? ये डिसफिगर्ड फेस देख रहे हो? ये उसकी पास्ट लाइफ में शेन लैंग है, एक ऐसा इंसान जिसने ये सीख लिया था कि एक अगली पर्सन को रिप्रोड्यूस करने का चांस कभी नहीं मिलेगा। पहले वो एक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और फेमस केमिस्ट था, पर एक एक्सीडेंट ने उसका फेस कंप्लीटली डिसफिगर कर दिया और लोगों का उसे ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पर इससे उसका टैलेंट नहीं बदला। वो केमिस्ट्री में स्किल्ड था और अब एक डॉक्टर था। उसने खुद को वॉर विक्टिम्स की हेल्प करने में डेडिकेट कर दिया जब तक कि एक अमेरिकन बॉम्ब उड़ता हुआ नहीं आ गया। उसने उसे चमकता हुआ देखा और बस यही दुआ मांगी कि अगर उसका रीबर्थ हो तो कम से कम वो हैंडसम जरूर हो। जैसे ही सब कुछ अंधेरा हो जाता है, उसने शेन लैंग के रूप में अपनी आंखें खोली। ब्रो एक सेकंड के लिए फ्रीज था। वो सीधा मिरर के पास गया और स्माइल किया। वो अस्टॉनिशिंगली हैंडसम था। ओरिजिनल बॉडी ओनर की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लड करने लगती हैं। पता चलता है कि इस शेन लैंग बंदे का नाम भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। वो मिथिकल टर्टल सिटी नाम की एक जगह पर है, पर इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की रेपुटेशन बहुत खराब थी। सबको लगता था कि वो एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ स्पेस है। इस बंदे ने 10 साल तक पढ़ाई की, पर एक सिंगल वर्ड भी पहचान नहीं पाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो एक मुर्गी के खिलाफ भी फाइट नहीं जीत सकता था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना दांव पर लगी हो। पर रुको, स्टोरी और मजेदार होती है। सू फैमिली की बेटी से एक बार मिलने के बाद ये सिंप फुल ऑब्सेशन मोड में चला गया। जब मिस सू बीमार पड़ गई और उसे अपना लक चेंज करने के लिए एक हस्बैंड की जरूरत थी, क्योंकि अपेरेंटली इस दुनिया में मेडिसिन ऐसे ही काम करती है, तो हमारे ओरिजिनल शेन लैंग ने खुद को वॉलंटियर किया। सू फैमिली की मेड्स ने उसे पीटा और ह्यूमिलिएट किया, उसके साथ कुत्तों जैसा ट्रीटमेंट किया। लकीली उसके लिए वो यंग लेडी ठीक हो गई और एक्चुअली उसके डिफेंस में खड़ी हुई, इसलिए उनकी शादी हो गई। पर ये उन शादी सिर्फ नाम की सिचुएशंस में से एक थी। उन्होंने बिल्कुल भी एक कपल की तरह एक्ट नहीं किया, पर हमारा डिल्यूजनल ओरिजिनल शेन लैंग रोज बस उसका फेस देखकर ही परफेक्टली हैप्पी था। फिर आधे महीने बाद उसे एक मिस्टीरियस इलनेस ने हिट किया जिसका कोई इलाज नहीं कर सका, और तभी हमारे री इनकारनेटेड डॉक्टर बॉय ने इस बॉडी को टेक ओवर किया। तो अब हमारा बॉय वहां बैठा ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और एक रिच हॉटी से शादी होने पर हाइप्ड हो रहा है, जब भी उसे बाहर फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। वो छुपकर सुनने जाता है और सुनता है कि 2 मेड स्ट्रेट अप डिस्कस कर रही हैं कि उसे अब तक टपक जाना चाहिए था। ये लड़कियां यहाँ कह रही हैं कि वो किसी काम का नहीं है और सू फैमिली का सन इन लॉ बनने डिजर्व नहीं करता, और वो लिटरली ये चेक करने आई थी कि क्या वो अब तक मरा या नहीं। दरवाजा अचानक खुलता है। हमारा बॉय वहां फिट और फाइन खड़ा था। मेड्स कंप्लीटली डर के मारे पागल हो जाती हैं।
वो चीखने लगती हैं और ऐसे भागने लगती हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, चिल्लाते हुए कि ये इडियट अभी तक जिंदा कैसे है। शेन लैंग वहां कंफ्यूज्ड एज हेल खड़ा था। ये सोच रहा था कि क्या इन मेड्स ने लिटरली उसका मर्डर करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो पैरानोया में चला जाए, उसे कुछ अजीब नोटिस होता है। उसके माइंड में एक लैपटॉप है, किसी मेंटल इमेज की तरह नहीं बल्कि अर्थ वाला उसका एक्चुअल लैपटॉप जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी आंखें अब डिफरेंट हैं। जब वो ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो वो उनके आर पार देख सकता है। अपने बंदे को एक्सरे विजन मिल चुकी है। पता चलता है कि उसकी लैब की एक्सरे मशीन टाइम ट्रैवल के दौरान उस मिसाइल के साथ उसके अंदर फ्यूज हो गई थी जिसने उसे मारा था। तो अब उसके पास एक बिल्ट इन मेडिकल स्कैनर है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उसका कंप्यूटर और एक्सरे विजन एक साथ इंटीग्रेटेड है। जब वो चीजों को देखता है तो वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो क्या है और उसके सारे टेक्निकल स्पेक्स निकाल सकता है। ठीक तभी कोई अंदर आता है और सबसे पहली चीज जिस पर शेन लैंग की आंखें लॉक होती हैं वो है फ्रेज 36D। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। ब्रो की री इनकारनेटेड सुपर पावर्स इमीडिएटली काम पर लग गई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आइडेंटिफाई करने में। जो बंदी सामने आई थी वो और कोई नहीं, सू कियानशन थी, उसकी पत्नी, और अपेरेंटली उसकी एक्सरे विजन की अपनी प्रायोरिटीज हैं। वो उसके बारे में एक्सट्रीमली कंसर्न लग रही थी। मेड से ये सुनने के बाद कि शेन लैंग जाग गया है, उसने तुरंत एक डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और उसके फेस पर लगभग 15 डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं, इससे पहले कि वो फाइनली अनाउंस करे कि शेन लैंग परफेक्टली फाइन है। सू कियानशन का फेस बहुत जल्दी चेंज होता है। वो इस सस्पिशियस लुक के साथ डॉक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। सू कियानशन रियलाइज करती है कि उसने अभी अपना सच सामने ला दिया है और तुरंत गियर स्विच करती है। वो फेक रोना शुरू कर देती है, पूरी कंसर्न्ड वाइफ की एक्टिंग करते हुए। पर हमारा बॉय अब वो पहले वाला इडियट नहीं रहा। अपनी एक्सरे विजन और जीनियस डॉक्टर ब्रेन के साथ वो उसके इस बुलशिट के आर पार देख सकता है। वो वहां बैठा उसे देख रहा है और ओरिजिनल को गालियां दे रहा है। शेन लैंग सोच रहा था कि कैसे वो इडियट इस लड़की के प्यार में इतना पागल था कि उसने इस मैसिव रेड फ्लैग वाली औरत को पहचाना ही नहीं। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान शेन लैंग समझ जाता है कि सू कियानशन रियली में करना क्या चाहती है। वो चाहती है कि वो चला जाए और वो उसको बड़े बड़े हिंट्स दे रही है, पर हमारा बॉय इडियट होने का नाटक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वहां बैठे हुए वो अपने मन में सोच रही है कि ये हिंट क्यों नहीं समझ रहा। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। एक बंदा अंदर आता है और आते ही बोलता है, इस इडियट के साथ इधर उधर की बातें करना बंद करो। फिर ये बास्टर्ड सीधा सू कियानशन के पास जाता है और सबके सामने उसे लिप लॉक किस कर लेता है। फिर हमारे बॉय की तरफ इशारा करके कैजुअली बोल देता है कि ये मेरी फियांसे है, अब निकल जाओ यहाँ से। शेन लैंग बस वहां खड़ा ये फैक्ट प्रोसेस कर रहा है कि शादी का मजा लेने से पहले ही उसका एनटीआर हो गया। पता चलता है कि सू कियानशन सिर्फ बीमार थी और उसे गुड लक के लिए एक डिस्पोजेबल हस्बैंड की जरूरत थी। अब जबकि वो ठीक हो गई है तो उसको पिछवाड़े पर लात पड़ रही है। फिर ये फकर हमारे बॉय के बगल में बैठता है और उसे बताता है कि वो कितना नाइस है, पर वो दोनों एक साथ फिट नहीं बैठते। हमारे बॉय ने रियलाइज किया कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो उस बास्टर्ड की तरफ मुड़ा और उससे बोला कि जैसे उनकी मर्जी वो चला जाएगा। पर नहीं, ये बास्टर्ड इतने में नहीं माना। उसने हमारे बॉय से कहा कि 1 घंटे में इस जगह को छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। अब जबकि वो चले गए हैं और हमारा बॉय अकेला है, हमारा बॉय जल्दी से बेड से उठता है। ब्रो जरा सा भी सैड नहीं है। वो सोच रहा है कि इस नए हैंडसम फेस के साथ दूसरी रिच औरत ढूंढना इजी होना चाहिए। बंदा ऑलरेडी अपना नेक्स्ट गोल्ड डिगिंग ऑपरेशन प्लान कर रहा है, पर तभी वो झांग जी और सू कियानशन को बातें करते हुए सुन लेता है। वो लोग अर्ल के मैंशन से जिन मुलान को इनवाइट करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। शेन लैंग के गोल्ड डिगर सेंसेस इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। जिन मुलान, अर्ल का मैंशन, ये तो सू फैमिली से एक मेजर अपग्रेड है और वो ऑलरेडी अपना ट्रायम्फेंट रिटर्न प्लान कर रहा है ताकि सू फैमिली को उनकी किए पर पछतावा हो। फिर सीन कट होता है और हमारे बॉय को लात पड़ती है और वो मंगा पैनल सीरियसली फनी है। शेन लैंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर जा रहा है, शायद जिन मुलान को पटाने के अपने मास्टर प्लान के बारे में सोच रहा है। मीनवाइल वापस सू फैमिली में एक मिडिल एज्ड बंदा हमारे बॉय की तरफ देख रहा है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि उसको ठिकाने लगा दो। सू कियानशन उससे कहती है कि कम से कम 1 दिन का वेट कर लो, क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन की टेंशन है। फैमिली हेड उससे कहता है कि उन्हें झांग जी को खुश रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। मीनवाइल हमारा बॉय रात में चलकर घर जा रहा होता है जब ही अचानक कुछ हट्टे कट्टे गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। वो जानता है कि वो उनसे फाइट नहीं कर सकता, तो वो उन्हें शांति से अपने आप को ले जाने देता है। पर जिसको एक्सपेक्ट करके उसकी फटने वाली थी वो ये था कि सू फैमिली एक्चुअली में कितनी रूथलेस थी। ये बास्टर्ड्स उसको जिंदा दफनाने का प्लान बना रहे थे। उनके क्रू का लीडर टियान हैंग नाम का एक नोटोरियस अंडरवर्ल्ड बॉस है। इस बंदे के नाम सैकड़ों मर्डर्स दर्ज हैं, जो 100 मील के दायरे में एक एब्सोल्यूट मेनेस है।
शेन लैंग सिचुएशन को जांचने के लिए अपनी एक्सरे विजन एक्टिवेट करता है और उसे कुछ अजीब दिखता है। टियान हैंग की बॉडी के अंदर एक सिल्वर नीडल फंसी हुई है। टियान हैंग उसे घूरते हुए पकड़ लेता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर पूछता है कि वो घूर क्या रहा है। शेन लैंग उसे सीधा बोलता है, तुम्हारी बॉडी में एक नीडल है और वो तुम्हारी जान लेने वाली है। पूरा क्रू एक दूसरे की तरफ देखता है, यहां तक कि टियान हैंग भी दंग रह जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को भी इस नीडल के बारे में नहीं पता था। शेन लैंग आगे कहता है कि वो उस नीडल को निकाल सकता है। टियान हैंग पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। हमारा बॉय अपनी शर्तें रखता है, उसकी जान बख्श दे और उसे बताए कि उसकी मौत कौन चाहता है। टियान हैंग सीधे उस पर हंसता है और कहता है नहीं। शेन लैंग कंप्लीटली कंफ्यूज था। क्या इस बंदे को मरने का शौक है? क्या उसने वो नीडल वहां खुद ही डाली थी? फिर टियान हैंग ट्रूथ बॉम्ब गिराता है। शेन लैंग को मारने के लिए किसी ने उसे हायर नहीं किया था। असल में शेन लैंग के भाई ने उससे 5 गोल्ड कॉइन्स उधार लिए थे और किसी प्रेडेटरी लोन की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट लग कर वो बढ़कर 100 गोल्ड कॉइन्स हो गया। क्योंकि वो पे नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्पेंसेशन के रूप में शेन लैंग को जिंदा दफनाया जा रहा है। फिर फ्लैशबैक 2 महीने पहले जाता है। शेन लैंग की सू फैमिली में शादी होने के ठीक बाद उसका बाप उसे वापस घर ले जाने के लिए वहां पहुंचा था। बूढ़ा बाप इस शादी के खिलाफ था, पर सू फैमिली के गार्ड्स ने उसे पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ओरिजिनल शेन लैंग सू कियानशन के पीछे इतना पागल था कि उसने उसके लिए अपने ही पेरेंट्स को अबैंडन कर दिया था। फिर शेन लैंग सुनता है कि टियान हैंग अपने आदमियों को ऑर्डर दे रहा है कि न सिर्फ उसे दफनाएं बल्कि उसके पेरेंट्स को भी मार डालें। और टियान हैंग रहम खा रहा था, इसलिए वो शेन लैंग की मौत को क्विक बना देगा। जैसे ही ब्लेड उसकी गर्दन पर आने वाली होती है, शेन लैंग चिल्लाता है, मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स लौटाऊंगा। ये कर्जे का 10 गुना है। ब्लेड ठीक उसके गले पर रुक जाती है। शेन लैंग कहता है, मुझे 3 दिन दो और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सारे बैंडिट्स एक दूसरे की तरफ और फिर टियान हैंग की तरफ देखते हैं। लीडर अपने गुंडे को ऑर्डर देता है कि हमारे बॉय को छोड़ दे और उसे 3 दिन में पैसा लाने को कहता है। उसका रिएक्शन देखकर हमारे बॉय को समझ आ गया कि सू फैमिली ने टियान हैंग को उसको टपकाने की 3 दिन की डेडलाइन दी थी। पर खैर, शेन लैंग उनकी शर्तों पर मान जाता है। टियान हैंग किसी से एक रिटन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए पेपर मंगवाता है। शेन लैंग बोलता है ना, हमें उसकी जरूरत नहीं है। फिर ये एब्सोल्यूट मैडमैन अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है, अपनी उंगली काटता है और अपने खुद के खून से सीधा अग्रीमेंट लिख देता है। टियान हैंग ये सब देखते हुए सोचता है, क्या ये सच में वही इंटेलेक्चुअल वेस्ट है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं? उसको वार्निंग देने के बाद टियान हैंग अपने 2 आदमियों को शेन लैंग को घर ड्रॉप करने के लिए भेजता है। वापस आते वक्त शेन लैंग अपना दिमाग दौड़ा रहा है ये फिगर आउट करने में कि 3 दिन के अंदर 2000 गोल्ड कॉइन्स कैसे बनाए जाएं। जब वो घर पहुंचता है तो सीन अलग ही हिट करता है। उसका बाप बेहद बीमार है, पर अभी भी सू फैमिली के पास जाकर शेन लैंग को वापस लाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे टेंशन थी कि कहीं वो लोग उसके साथ मिसट्रीट तो नहीं कर रहे। उसकी माँ भी वैसा ही फील करती है और उसका भाई भी। बंदे की टांगे टूटी हुई हैं और वो अभी भी शेन लैंग को वापस लाने के लिए डिटरमिन्ड है। शेन लैंग ये सब सुनता है और तुरंत दरवाजा खोलता है, अपने घुटनों पर गिरता है और अपनी फैमिली के आगे डीपली बॉव करता है। वो उसको देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। वो धीरे से कहता है कि वो वापस आ गया है, फिर अपनी माँ और बाप से एक एक करके माफी मांगता है। उसकी माँ बस उसे गले लगा लेती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है, पर उन्हें उसमें कुछ अलग नोटिस होता है। उसकी आंखें अब क्लियर थी, ज्यादा फोकस थी। उसका भाई गेस करता है कि सू फैमिली ने उसे लात मारकर निकाल दिया है, जिसे उसकी माँ एक्चुअली बहुत ग्रेट न्यूज मानती है, क्योंकि अब वो उसकी एक नई शादी अरेंज कर सकती है विलेज की विडो ल्यू के साथ। शेन लैंग बस वहां खड़ा यही सोच रहा था, मॉम प्लीज नो, पर वो हंसता है और अपना फोकस अपने बाप की इलनेस पर शिफ्ट करता है। अपनी एक्सरे विजन यूज करके वो डैमेज चेक करता है, कई सारी टूटी हुई रिब्स और लंग्स में सीवियर हेमरेजिंग। अपनी पास्ट लाइफ के डेकेड्स के मेडिकल एक्सपीरियंस की वजह से उसे तुरंत पता चल जाता है कि क्या करना है। पहले लंग से खून ड्रेन करना, फिर सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट्स इंप्लीमेंट करना। उसके बाद वो अपने भाई की टूटी हुई टांग चेक करता है। फ्रैक्चर काफी हद तक क्लीन है, जो कि अच्छी बात है, पर तभी उसका भाई सजेस्ट करता है कि वो कॉम्पेंसेशन मनी लेने के लिए एक्सीडेंट्स में इंजर होने का प्रिटेंड कर सकते हैं। शेन लैंग बस अपना सिर पीट लेता है। वो अपने भाई के पैर पर थपथपाता है और उससे इन क्रूकेड आइडियाज को छोड़ने को कहता है, उसे रीअश्योर करते हुए कि वो उसकी टांग ठीक कर देगा। अगले दिन शेन लैंग अपना पूरा दिन मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने में गुजारता है। जब वो घर वापस आता है तो वो एक मेकशिफ्ट ऑपरेटिंग टेबल सेट करता है और अपने फादर पर काम शुरू कर देता है। अपनी एक्सक्विजिट मेडिकल स्किल्स यूज करके वो सक्सेसफुली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसकी माँ तो बिल्कुल दंग रह जाती है। वो शेन लैंग को ऐसे देख रही है जैसे वो कोई मिरेकल वर्कर हो। ऐसी स्किल्स के साथ वो पहले से ही सोचने लगी है कि वो विलेज चीफ की बेटी से शादी कर सकता है। शेन लैंग ने चीफ की बेटी को पहले देखा था और ये आइडिया आते ही उसकी फट के हाथ में आ जाती है।
वो जल्दी से कहता है कि उसे बाहर थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है रियलिटी आकर उसके मुंह पर चांटा मारती है। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर उसने पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। रिलैक्स करने का सारा मूड खराब हो गया। जब वो वापस अंदर जाता है उसकी माँ उसके पैर धोने के लिए पानी का एक बेसन लाती है। शेन लैंग रिफ्यूज करने का ट्राई करता है, पर उसकी माँ को देखकर लगता है जैसे वो रोने वाली है, इसलिए वो हार मान लेता है। अगली सुबह दरवाजे पर नॉक होता है। वो वही 2 बैंडिट्स थे जो शेन लैंग को जल्दी से पैसे लाने को बोल रहे थे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। नॉक सुनकर उसकी माँ बाहर आती है और फिर ये बास्टर्ड्स उसके दोस्त होने का प्रिटेंड करने लगते हैं ताकि उसकी माँ वरी ना करे। शेन लैंग एक्चुअली में सरप्राइज हो जाता है कि ये बास्टर्ड्स कितनी जल्दी अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि वो लोग सिटी जा रहे हैं। उसकी माँ इमीडिएटली उन्हें खाना ऑफर करती है, पर एक बैंडिट कहता है कि उसका घर रास्ते में ही पड़ता है, वो लोग वहीं खा लेंगे। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं शेन लैंग की माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक बॉइल्ड अंडा देती है और कहती है कि भूख लगने पर इसको खा लेना। मैन, इस सीन की होलसमनेस का कोई जवाब नहीं। अंडे को देखकर हमारा बॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे घर में बस 2 ही अंडे बचे हैं और उसके दोनों पेरेंट्स सिक हैं, पर फिर भी उसकी माँ अपना अंडा उसको दे रही है। तो वो अपनी उस बड़ी सी इडियोटिक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वो ओके है। फिर वो उन 2 बैंडिट बास्टर्ड्स के साथ निकल जाता है। कट टू 4 आवर्स लेटर हमारा बॉय ओरिजिनल शेन लैंग को गालियां दे रहा है। ये सोच रहा है कि कैसे उस सिम्प की वजह से वो इस मेस में फंसा हुआ है। टर्टल सिटी के रास्ते में उनका सामना 2 आदमियों से होता है। एक बैंडिट लगता है जैसे उन्हें जानता था। वो उस बूढ़े आदमी को अंकल ली बुलाता है और पूछता है कि वो लोग आजकल उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। वो एकदम फ्रेंडली लग रहा था, ये कहते हुए कि भले ही उनका थोड़ा सा कर्जा बाकी है, पर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो और उसके पिताजी तो भाइयों जैसे हैं। बूढ़ा आदमी पहले तो थोड़ा सरप्राइज लगता है, फिर कहता है कि वो कल आएगा। बंटित उन दोनों के कंधों पर हाथ रखता है, ये कहते हुए कि उसके फादर ने उससे कहा है कि उन्हें अब और पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। फिर वो उन्हें अपने साथ कुछ झाड़ियों में ले जाता है। कुछ देर बाद ये बास्टर्ड अकेला वापस आता है। वो कैजुअली रिवील करता है कि उसने अपना डेट चुका पाने में फेल होने के कारण उन दोनों को मार डाला। शेन लैंग कंप्लीटली शॉक्ड रह गया जब उसने सुना कि उनका डेट 3 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट हुआ था, पर इंटरेस्ट के कारण बढ़कर 25 हो गया। उनमें से एक तो टियान हैंग के फादर का 10 साल से भी ज्यादा पुराना दोस्त था, अपनी तलवार से खून साफ करते हुए। बांडिट शेन लैंग को वार्न करता है कि वो उस पर भी कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। उसे डाउट होता है कि शेन लैंग 1000 गोल्ड कॉइन्स कमा भी सकता है, क्योंकि उतना पैसा कई सालों में सैकड़ों घरों की सेविंग्स के बराबर था। हमारा बॉय बस कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो 1000 गोल्ड कॉइन्स आज ही कमा लेगा। जल्द ही वो मिथिकल टर्टल सिटी की सबसे बिजी कमर्शियल स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं और ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन के बोर्ड वाली इस फैंसी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। शेन लैंग का पैसे कमाने का प्लान, जो वैसे सू फैमिली के खिलाफ उसकी रिवेंज स्कीम भी है, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन भी सिल्क का ही बिजनेस करता है, जो उन्हें सू फैमिली का डायरेक्ट कंपेटिटर बनाता है। शेन लैंग इमीडिएटली वेटर को उसके ओनर को बुलाने के लिए कहता है, एक ऐसी बिजनेस डील प्रॉमिस करते हुए जो उन्हें साल के एक्स्ट्रा 5000 गोल्ड कॉइन्स कमा कर दे सकती है। वेटर हमारे बॉय की तरफ देखता है और लगभग उसको वहां से भगा ही देता, पर जब बैंडिट खुद को ब्लैक क्लोथ्स गैंग के टानशिसिन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, तो सर्वेंट का एटीट्यूड एक सेकंड वेस्ट किए बिना रियल क्विक चेंज हो जाता है। वो उन्हें चीफ के कैबिन की तरफ ले जाता है। हॉल के अंदर वो ब्रोकेड एंड एम्ब्रॉयडरी पवेलियन के ओनर लिन मो से मिलते हैं। हमारा बॉय एक सेकंड वेस्ट नहीं करता, वो सीधा बिजनेस पर आता है, ये कहते हुए कि उसके पास एक यूनिक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे वो 2000 गोल्ड कॉइन्स में बेचना चाहता है। लिन मो प्राइस सुनता है और इमीडिएटली गार्ड्स को हमारे बॉय को उठाकर बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। बैंडिट फ्यूरियस हो जाता है, ये सोचकर कि शेन लैंग उनको बेवकूफ बना रहा है, पर तभी शेन लैंग एक गोल्डन फैब्रिक का टुकड़ा बाहर निकालता है। लिन मो उसे करीब से देखता है और उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। वो हिला हुआ था। गोल्ड सिल्क रॉयल्टी के लिए एक एक्सक्लूसिव मटेरियल है और सू फैमिली ने इसी से अपनी फॉर्चून बनाई थी, पर जो हमारे बॉय के हाथ में है उसके कंपैरिजन में सू फैमिली के गोल्ड सिल्क का कलर किसी गार्बेज जैसा लगता है। और हमारे बॉय को ये डाई ऐसे ही मिल गया था क्योंकि ये गोल्ड सिल्क तो शेन लैंग की मेडिसिनल ब्रूइंग का बस एक बाय प्रोडक्ट था। लिन मो हमारे बॉय से पूछता है कि वो उस पर ट्रस्ट कैसे करे, तो हमारे बॉय ने उसे बताया कि अगर उसे सही मटेरियल दिया जाए तो वो 2 घंटे के अंदर इससे भी बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर सीन 2 घंटे बाद पर कट होता है। हमारा बॉय उस रेडियंट गोल्ड सिल्क के टुकड़े को हाथ में लिए ब्रूइंग रूम से बाहर निकलता है। वो लिन मो से पूछता है कि क्या उसके पैसे रेडी हैं और वो बास्टर्ड हाँ में सिर हिलाता है और हमारे बॉय से उस फॉर्मूला के बारे में पूछता है। हमारा बॉय लिन मो को फॉर्मूला दे देता है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये लेजिट है। वो ठीक उसके सामने फैब्रिक को गोल्डन डाई करके पूरा प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसे ही शेन लैंग अपने पैसे लेकर निकलने वाला था, उसे एक लाउड आवाज सुनाई देती है।
सू फैमिली का हेड अंदर घुसता है और हमारे बॉय पर उनका सीक्रेट फॉर्मूला चुराने का इल्जाम लगाता है। हमारा बॉय ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और लिनमो की तरफ देखता है, जिसने उसके पीठ पीछे धोखा देने वाली इस बात को डिनाई तक नहीं किया। वो बस कैजुअली मेंशन करता है कि उसका बेटा सू फैमिली के सन इन लॉ झंग जी की प्रोटेक्शन के अंडर एक मिलिट्री एकेडमी में पढ़ रहा है। शेन लैंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ खेला गया है। ये शुरू से ही एक सेटअप था। फिर सुक्यांशन अपना मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू करती है, डिलिबरेटली कहते हुए कि वो उससे कितनी डिसअपॉइंटेड है। वो बोलती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने सीधा मुझसे क्यों नहीं मांग लिए। वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे और सू फैमिली ने इस बारे में अथॉरिटीज को रिपोर्ट भी कर दिया, पर हमारे बॉय को टेंशन ही नहीं है। वो उस एक्यूजेशन पर हंसता है, ये कहते हुए कि ये उसका अपना फॉर्मूला है। उसने जो गोल्डन डाई बनाई है वो वैसे भी उनकी डाई से लाख गुना बेहतर है। वो सू फैमिली के हेड को चैलेंज करता है कि इस सपोज्ड चोरी का एविडेंस प्रोवाइड करो। सू फैमिली के हेड के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो सीधा गाली गलौज और इंसल्ट्स पर उतर आता है। वो कहता है शेन लैंग एक वर्थलेस इंसान है जिसके पास ना कोई स्किल है ना नॉलेज। वो भला एक डाई का फॉर्मूला कैसे बना सकता है। हमारा बॉय ऑफिशियल्स की तरफ घूमता है और एक चैलेंज प्रपोज करता है, चलो देखते हैं कौन बेटर गोल्डन डाई बना सकता है। ऑफिशियल्स का रिएक्शन था, हाँ क्यों नहीं। सुक्यांशन मुड़कर शेन लैंग से कहती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उनसे बेहतर डाई बना सकता है, जबकि वो किसी काम का नहीं है। पर हमारा बॉय पीछे नहीं हटता। वो कहता है वो न सिर्फ उनसे बेहतर गोल्डन डाई बना सकता है बल्कि वो पर्पल डाई भी बना सकता है। अब देखो, इस ईरा में पर्पल डाई बनाना गोल्ड से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पर्पल डाई को सीशेल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और सिर्फ 1 ग्राम डाई बनाने के लिए 300 सीशेल्स लगते हैं। और क्योंकि ये मेडिवल टाइम्स का दौर है, किसी ने भी अभी तक एक्सट्रैक्शन मेथड मास्टर नहीं किया है, इसलिए सब लोग बस रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं और बेस्ट की उम्मीद करते हैं। बैक टू द प्रेजेंट, शेन लैंग इन बास्टर्ड्स की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट है। सू कियानशन एक्सेप्ट करती है, पर तभी ये नार्सिसिस्टिक बास्टर्ड एक कंडीशन जोड़ देता है कि अगर वो जीता तो मास्टर सू को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। सू क्लान का हेड मान जाता है। हमारा बॉय 3 घंटे की डेडलाइन सेट करता है और काम पर लग जाता है। उसका एम इस एरा की अंडरस्टैंडिंग से परे कुछ बनाना था। वो ऑफिशियल से ये भी कहता है कि इस कंपटीशन को देखने के लिए और विटनेसेस को बुला लें। कट टू 3 घंटे बाद सू फैमिली अपना पर्पल सिल्क शोकेस करती है और हर कोई हैरान रह जाता है। फिर सू कियानशन अपने सर्वेंट से गोल्डन सिल्क का फॉर्मूला ऑफिशियल को दिखाती है। उसको एग्जामिन करने के बाद ऑफिशियल कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कई सालों से एग्जिस्ट करते हैं, जो बेसिकली कंफर्म करता है कि शेन लैंग ने फॉर्मूला चुराया था। वो लोग उसे अरेस्ट करने ही वाले होते हैं जब हमारा बॉय बाहर आता है। वो सू फैमिली के पर्पल सिल्क को देखता है और सोचता है, डैम, ये एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है। कोई शक नहीं कि ये बास्टर्ड्स अपने सिल्क बिजनेस के लिए इतने फेमस थे। फिर वो अपना सिल्क प्रेजेंट करता है। शेन लैंग के सिल्क का कलर सबको शॉक कर देता है। सू फैमिली के डल पर्पल सिल्क के कंपैरिजन में शेन लैंग का सिल्क एकदम वाइब्रेंट और डैजलिंग था, जिसके कलर की प्योरिटी का कोई मैच ही नहीं था। वो उनको चैलेंज करता है, ये पूछते हुए कि क्या ये भी उनके फॉर्मूला से चुराया गया था। सू कियानशन और उसकी फैमिली कंप्लीटली होश खो बैठते हैं, ये देखकर कि उनकी बोलती बंद है। हमारा बॉय अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, मल्टी कलर्ड रेनबो सिल्क। ऑफिशियल भागकर उसे एग्जामिन करने आता है। वो नेचुरल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कलर्स को देखकर कंप्लीटली अमेज्ड था। इसके साथ ही हमारा बॉय ऑफिशियल्स को इंसाफ करने को कहता है। सू फैमिली हेड, जिसकी औकात अब कुछ नहीं बची थी इज्जत बचाने के लिए, उन एक्यूजेशंस को डिसमिस करता है और वहां से निकल जाता है। सू कियानशन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए शेन लैंग से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। वो यही सोच रही थी कि ये इडियट अचानक से डाइंग का मास्टर कैसे बन गया। उनके जाने के बाद हमारा बॉय ऑफिशियल की तरफ मुड़ता है और कैजुअली पूछता है कि उसका हाल कैसा है और अर्ल के मैंशन से मिस जिन मुलान कैसी हैं। पता चलता है कि शेन लैंग का सू फैमिली को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस पार्टली इस वजह से था क्योंकि इस यंग लॉर्ड का झांग जी के साथ बीफ चल रहा था। अब हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओरिजिनल शेन लैंग झील के किनारे बैठा अपना वही यूजुअल इडियोटिक काम कर रहा था, फूल सूंघना और ऐसी ही फालतू चीजें। ठीक उसी वक्त एक हंटिंग पार्टी एक ह्यूज भालू का पीछा कर रही थी। उस चेस के दौरान वो भालू हमारे बॉय के पास पहुंच जाता है और उसे टपकाने ही वाला होता है जब ही एक स्मोकिंग हॉट ब्यूटी अपने घोड़े से कूदती है और उसे बिल्कुल सही टाइम पर बचा लेती है। उस दिन जिसने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि जिन मुलान थी। उस ब्लैक बेयर को मारने के बाद वो लोग इंजर्ड शेन लैंग को वापस घर ले आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने हमारे बॉय की देखभाल के लिए किसी को भेजा भी और पर्सनली उससे मिलने आई। उस वक्त यंग लॉर्ड वैंग गैंग का नया प्रमोशन हुआ था। क्योंकि वो सीक्रेटली जिन मुलान को पसंद करता था, वो हमारे बॉय को पर्सनली सिखाने आया, ये सोचकर कि शेन लैंग को टीच करके वो जिन मुलान का फेवर जीत लेगा क्योंकि शेन लैंग उसके क्लोज था।
पर उसका ये प्लान कभी काम नहीं किया क्योंकि जिन मुलान वापस हमारे बॉय को देखने कभी आए ही नहीं। इसके बाद वैंग गैंग ने उसे सिखाना बंद कर दिया और उसे धमकी भी दी कि किसी को उनके लेसन्स के बारे में न बताए। हमारे बॉय ने सुन रखा था कि वैंग गैंग का उस बास्टर्ड झांग जी के साथ कुछ बीफ चल रहा था और इसलिए उसने इतना बोल्ड होने की हिम्मत की। बैक टू द प्रेजेंट, चीफ हमारे बॉय पर एब्सोल्युटली फ्यूरियस था क्योंकि उसने जिन मुलान को उसके नाम से बुलाया था। वो उसे पीटना चाहता था पर उसकी बजाय वहां से मुड़कर निकल गया। उसको जाता देखकर हमारा बॉय उसका लव राइवल बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, पर उससे पहले उसे और भी चीजों की टेंशन थी। सू फैमिली अब उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करेगी, इसलिए उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। पवेलियन से निकलने के बाद उसका सामना सू की अनशन से होता है। उसने रोकर और दुखी दिखने का नाटक करके हमारे बॉय को परसुएड करने की कोशिश की और शेन लैंग से माफी मांगी, ये सोचकर कि वो उसे अपना रेनबो सिल्क फॉर्मूला दे देगा। पर हमारा बॉय इतना बड़ा सिंप नहीं था कि इस औरत से दोबारा बेवकूफ बन जाए। उसने उसे इग्नोर कर दिया, दोबारा एक्सप्लॉइट होने से साफ इनकार करते हुए। ठीक तभी उसने हमारे बॉय को याद दिलाया कि उसके ऊपर ब्लैक क्लॉथ गैंग के 1000 कॉइन्स का कर्जा है। हमारा बॉय पैनिक करने लगता है, ये सोचकर कि इसे इस बारे में कैसे पता चला। जैसे ही वो चली गई तब उस बैंडिट ने हमारे बॉय से कहा कि उसे उसका प्रपोजल मान लेना चाहिए था क्योंकि उसकी डेडलाइन में अब सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। और वहां से जाते हुए उसने हमारे बॉय को फंड्स क्विकली अरेंज करने को कहा ताकि उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना हो। शेन लैंग को सिचुएशन की ग्रेविटी का एहसास हुआ। अगर उसने टियानहेंग को पे कर भी दिया तब भी सू फैमिली फॉर्मूला लेने के लिए उसकी फैमिली को थ्रेटन करती रहेगी। वो जानता था कि उसे इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। कट टू सिटी की किसी रैंडम स्ट्रीट पर पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। शेन लैंग भीड़ के बीच से निकलता है और जिन मुलान की लीडरशिप में एक कैवलरी ट्रूप को देखता है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने प्लान में एक नया एलिमेंट ऐड करने का डिसाइड करता है। जैसे ही जिन मुलान का घोड़ा पास से गुजरता है, हमारा बॉय डिलिबरेटली खुद को हिट होने देता है, एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट करते हुए। वो होप कर रहा था कि जिन मुलान जिसने 3 साल पहले उससे टक्कर मारी थी, इस बार उसे अपने घर ले जाएगी और ये ट्रिक काम कर जाती है। जिन मुलान तुरंत अपने घोड़े से उतरती है और चेक करती है कि क्या शेन लैंग सांस ले रहा है। उसे देखते हुए वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाती कि हमारा बॉय कितना हैंडसम है। सेम टाइम पर उसे अनहार्म्ड देखकर उसे राहत मिलती है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि ट्रीटमेंट के लिए उसे अर्ल के एस्टेट में ले जाएं। शेन लैंग को अब काफी अच्छा फील हो रहा है। अपनी फैमिली को बचाने और सू फैमिली को हराने की उसकी कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती थी कि वो इस गेम को कितनी अच्छी तरह खेलता है। हमारे बॉय को एक कैरेज में बिठाया जाता है जो 20 किलोमीटर दूर अर्ल के मैंशन जा रही थी। रास्ते में वो सोच रहा था कि कैसे मिथिकल टर्टल सिटी का अर्ल का एस्टेट शहर से बिल्कुल अलग है। इसका अपना खुद का मैनर और कैसल है। सू फैमिली चाहे कितनी भी रिच हो, अर्ल के एस्टेट के सामने ब्रोक लगती है। एस्टेट के काउंसिल हॉल के अंदर जिन मुलान कैजुअल कपड़ों में अपने फादर और मदर से मिलती है। उसके फादर पूछते हैं कि उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज कैसी रही। वो उन्हें सब कुछ बताती है और वो उसकी परफॉर्मेंस से खुश थे, पर अपनी फैमिली सिचुएशन को लेकर थोड़े वरीड थे। जिन मुलान का भाई किसी काम का नहीं था और किंगडम ने अब नोबिलिटी से उनकी मिलिट्री पावर छीनना शुरू कर दिया था। ये सुनकर वो अपने फादर से टेंशन न लेने को कहती है। वो शादी करके उन्हें छोड़ के जाने का कोई प्लान नहीं बना रही है। वो उन्हें बताती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी ताकि उनका राज ना गिरे और वो अपने भाई की हेल्प करने के लिए जिंदगी भर अनमैरिड रहेगी। जिन सकाई लंबी सांस लेता है और मानता है कि उसका बेटा सीरियसली यूजलेस है। ठीक तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और कहता है, हमारे लड़के ने जिन मुलान की शादी के बारे में आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। जिन सकाई बोलता है, कौन है ये लड़का? सर्वेंट एक्सप्लेन करता है, जिन मुलान ने उसे सड़क से उठाया था। वो हमारे बॉय को अंदर आने देते हैं। जैसे ही वो रूम में आता है, वो सीधा पॉइंट पर आता है। वो उन्हें बताता है जो फैमिली अर्ल के मैंशन के साथ मैरिज अलायंस चाहती है और वो बास्टर्ड जू होंगू जिन मुलान को प्रपोज करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर जिन मुलान और जिन सकाई दोनों प्रैक्टिकली होश खो बैठते हैं। पता चलता है कि जू फैमिली यूए किंगडम की सबसे टॉप अरिस्टोक्रेट है। वो लोग कंट्री के रूलर के साथ मैरिज से रिलेटेड हैं और साउदर्न प्रोविंस के गवर्नर की पोजीशन पर हैं। जूलिन जो साउथ को शांत करने के लिए फेमस है, इसी फैमिली से है। जिन सकाई का रिएक्शन था, होल्ड अप, तुम्हें ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आखिर पता कैसे चली? हमारा बॉय उसे बताता है कि वो सू फैमिली का सन इन लॉ हुआ करता था। सू की अनशन और उसका नया फियांसे झांगजी इस मैटर को ठीक उसके सामने ऐसे डिस्कस कर रहे थे जैसे वो कोई फर्नीचर का टुकड़ा हो। जिन सकाई अपने सर्वेंट से पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन। सर्वेंट उसको बताता है कि ये सू फैमिली का एक्स सन इन लॉ है जिसे अलेजिडली चोरी करने और एक मेड के साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करने के चक्कर में लात मारकर निकाल दिया गया था। जिन सकाई का ब्लड प्रेशर अभी स्काई रॉकेटिंग हो रहा था। वो इस बंदे को सीरियसली पीटना चाहता था,
पर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसकी प्लेट में पहले से ही बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। जिन सकाई सू फैमिली के उस बदनामी वाले कैंपेन की वजह से अभी भी स्केप्टिकल था, इसलिए वो इन क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है। भले ही उसके दिल में शेन लैंग को लेकर डाउट्स थे, पर उसे पता था कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है और वो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए एक रिवॉर्ड प्रॉमिस करता है। हमारा बॉय उस वक्त वहां जिन मुलान का हाथ मांगने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, पर वो रुक जाता है। वो लंबा गेम खेलने का डिसाइड करता है, इसलिए इसकी बजाय वो अर्ल के एस्टेट में रुकने और वहां काम करने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी इंटेंशन सिर्फ जॉब लेना नहीं थी, वो जिन मुलान के करीब रहना चाहता था ताकि उसको जीत सके। जिन सकाई मान जाता है और कहता है कि कल से शेन लैंग उसके बेटे के साथ पढ़ाई करेगा। ठीक तभी एक सर्वेंट प्रैक्टिकली बुरी तरह पैनिक करता हुआ दौड़कर अंदर आता है। वो जिन सकाई को बताता है कि जूलिन पिछली रात शहर पहुंच चुका है और अभी शुआनवू सिटी की तरफ जा रहा है। हमारा बॉय और जिन सकाई दोनों पैनिक करने लगते हैं। शेन लैंग सोच रहा है कि ये लोग इतनी तेजी से काम क्यों कर रहे हैं। वो ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है कि ये बास्टर्ड यहाँ आएगा और उसकी जिन मुलान को ले जाएगा। बाद में जिन सकाई को कंफर्मेशन मिल जाती है कि पहली वाली इंफॉर्मेशन लेजिट थी। जूलिन एक्चुअली आ चुका था और उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता था ताकि वो रिफ्यूज ना कर पाए। वो बंदा जिन सकाई को बताता है कि झू फैमिली यहाँ अर्ल के मैंशन की जड़ों को काटने और उनकी मिलिट्री पावर छीनने आई है। मदर जिन अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो लोग बस इस प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं कर सकते। वो उसे बताता है कि वो लोग झू फैमिली से पंगा नहीं ले सकते, जिससे इनकार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिन मुलान इस शादी से बचने के लिए अपना चेहरा डिसफिगर करने का सोचती है। जिन सगाई उसके हाथों से चाकू छीन लेता है, ये कहते हुए कि उसकी फैमिली उसके लिए पहले आती है, न कि उनकी सदियों पुरानी लेगेसी। वेट, क्या हम एक्चुअली में किसी मनवा में एक अच्छा डैड देख रहे हैं? वो जानता था कि अपना फेस खराब करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि झू फैमिली वैसे भी उनकी फैमिली की एलीट ट्रूप्स में ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब एक ही सोल्यूशन बचा था, जिन मुलान की इमीडिएट मैरिज अरेंज करना ताकि झू फैमिली को रोका जा सके। जिन सकाई अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान नहीं करना चाहता था, पर इसके बावजूद जिन मुलान घुटनों पर बैठ जाती है, ये इंसिस्ट करते हुए कि उसकी सबसे बड़ी खुशी अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने में ही है। काफी देर सोचने के बाद जिन सकाई एक सूटर सिलेक्शन होल्ड करने के लिए मान जाता है। वो 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाता है और अपने स्टाफ को कहता है कि उन्हें एस्टेट में इन्वाइट किया जाए ताकि जिन मुलान उनमें से चूज कर सके। हमारा बॉय, जिसने अपने दिमाग में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जिन मुलान उसकी पत्नी है, वो किसी भी ऐसे ही रैंडम बंदे को उसे ले जाने नहीं देने वाला था। वो सन इन लॉ की पोजीशन के लिए कंपटीशन ज्वाइन करने की अपनी इंटेंशन डिक्लेयर करता है। वो चलकर जिन मुलान के पास जाता है और स्ट्रेट अप बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर जिन सकाई बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, जिसको शेन लैंग का पार्टिसिपेट करना प्योर पागलपन जैसा लगता है। क्या आप उसको ब्लेम कर सकते हैं? उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किसी बदनाम ठरकी ने अभी अनाउंस किया था कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। वो इस फूल को टपकाने ही वाला था जब ही उसकी पत्नी उसे शांत करती है और कहती है, पूरा शहर जानता है कि ये लड़का क्रेजी है, बस जाने दो। जिन सकाई शांत होता है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि शेन लैंग के मुंह पर कुछ गोल्ड कॉइन्स फेंको और इसको घर से बाहर निकालो। जैसे ही वो लोग उसे ले जा रहे होते हैं, वो हॉटी खुद चलकर उसके पास आती है। उसका इंटरेस्ट पीक पे था। वो करीब आती है और उन्हें 2 बेवकूफ कहकर एड्रेस करती है। पता चलता है कि वो सेकंड फूल था, एक निकनेम जो उन्होंने अपने गांव में कमाया था, जहां वो फूलिश पेयर नाम के डुओ का हिस्सा था। जिन मुलान शेन लैंग को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी बच्चे को देख रही हो, उसकी इनोसेंस को अप्रिशिएट करते हुए। वो उसे कंपटीशन ज्वाइन करने देने के लिए मान जाती है। जिन सकाई को ये काफी रिडिकुलस लगता है, पर वो इग्नोर कर देता है। ये सोचकर कॉन्फिडेंट था कि जिन मुलान वैसे भी शेन लैंग को तो चूज नहीं ही करेगी। वहीं दूसरी तरफ शेन लैंग कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। बाकी कंटेंडर्स को हराकर आगे निकलने के लिए बिल्कुल रेडी था। इस बंदे को सच में लगता है कि इसका चांस है। तो हम 2 घंटे आगे जंप करते हैं और अब हमारे पास 6 लड़के हैं, जिसमें हमारा बॉय शेन लैंग भी शामिल है, जो अलग अलग स्टडी रूम्स में बैठे हैं। जिन मुलान इस हस्बैंड सिलेक्शन प्रोसेस को चला रही है। उसका प्लान दोपहर तक किसी को पिक करने का और शाम तक शादी करने का है। सबसे पहले आता है वांग लियान, शुआनवू सिटी का लॉर्ड। ये बास्टर्ड प्रैक्टिकली खुशी से वाइब्रेट कर रहा था जिन मुलान को जीतने के ख्याल से। जब उसने उससे पूछा, आप अर्ल के एस्टेट के लिए क्या फ्यूचर ला सकते हैं, वांग लियान अपनी छाती चौड़ी करता है और एक लंबी स्पीच देना शुरू करता है कि कैसे वो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करके एक स्कॉलर बनेगा और कैसे उसका दिमाग जब उसकी मार्शल आर्ट्स बैड सीरीज से मिलेगा तो उनकी फैमिली डायरेक्टली ग्रेटनेस की तरफ जाएगी। जिन मुलान बस वहां बैठी यही सोच रही थी, कूल स्टोरी ब्रो, और बेसिकली उसे एक मेटाफोरिकल नाइस गाय कार्ड पकड़ाती है और वहां से निकल जाती है। वो बाकी के 4 कैंडिडेट से भी सेम सवाल पूछती है और उसे लगभग सेम जेनेरिक आंसर्स ही मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो सोचे कि वाओ, यही बंदा परफेक्ट है। फाइनली वो शेन लैंग के रूम में जाती है और उससे यही सवाल पूछती है,
हमारे बॉय का दिमाग सडनली ओवरड्राइव मोड में चला जाता है, उन सारी कूल चीजों के बारे में सोचते हुए जो वो उसके लिए कर सकता है। उसके पास एक्सरे आंखें हैं जो उसकी हिडन इंजरीज को ट्रीट कर सकती हैं, और एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स हैं। पर तभी उसे एक इंपॉर्टेंट बात रियलाइज होती है। ये सब चीजें उसे इम्प्रेस तो कर सकती हैं, पर इससे वो एक्चुअली में उसको विन ओवर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी बजाय वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि वो उसको उनके रिलेशनशिप में कंप्लीटली फ्रीडम दे सकता है। वो उसे स्ट्रेट अप बोलता है, जब तक तुम चीट नहीं करती तुम्हें जितनी फ्रीडम चाहिए तुम रख सकती हो। जैसे ही उसने ये वर्ड चीट बोला, जिन मुलान का फेस शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। वो मुड़ती है और वहां से निकलने लगती है, शायद अपने दिमाग में इस इडियट को गालियां दे रही थी कि उसने उनकी पहली रियल कॉन्वर्सेशन में ही इनफिडेलिटी जैसी बात शुरू कर दी। लाइक डूड, माहौल को पढ़ना भी एक स्किल होती है, इसको सीख लो। पर बात यह है, हमारे बॉय ने सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेट किया हुआ था। उसने पहले ही समझ लिया था कि जिन मुलान को असल में क्या चाहिए, ऑटोनॉमी और एक ऐसा पति जो उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। यही उसकी टॉप प्रायोरिटी थी, और उसने अभी यही सब उसे एक सिल्वर प्लेटर में परोस कर दे दिया था। कट बैक टू द हॉल, जहां जिन मुलान अपने पेरेंट्स को अनाउंस करती है कि उसने अपनी चॉइस बना ली है। उसका बाप खुशी के मारे प्रैक्टिकली झूम रहा था, पूछते हुए कि वो वैंग है या मो। एक ड्रामेटिक पॉज के बाद उसने उसे बताया कि उसने शेन लैंग को चुना है। जिन सकाई का रिएक्शन लिटरली प्राइसलेस था। बंदा एब्सोल्युटली फ्यूरियस था, पूछ रहा था कि आखिर उसने एक विलेज इडियट को क्यों पिक किया। जिन मुलान कामली अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करती है। उसे डर था कि अगर उसने किसी पावर हंग्री डूड से शादी कर ली तो उसके फादर की मौत के बाद उसका पति सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में उसके भाई की जान खतरे में डाल देगा। सिर्फ हमारे बॉय के साथ ही फैमिली की लेगेसी सिक्योर रह सकती है। प्लस जू फैमिली उन्हें थ्रेटन नहीं कर सकती अगर वो किसी ऐसी शिटी रेपुटेशन वाले बंदे से शादी करती है। और देखो, वैसे भी उसे सच में एक हैंडसम हस्बैंड ही चाहिए था, और कम से कम शेन लैंग के पास लुक्स तो हैं ही। जिन सकाई और मदर जिन समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, पर वो अंदर से कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन थे, क्योंकि सब जानते थे कि शेन लैंग की रेपुटेशन नाली के कचरे जैसी है। जिन मुलान बस डीपली बो करती है, उनसे भीख मांगती है कि उसकी चॉइस की इज्जत करें और उसे उससे शादी करने दें। यहां तक कि वो उसकी बैड रेपुटेशन को भी एक पॉजिटिव पॉइंट बताकर पेश करती है कि अगर वो इस फूल से शादी करती है तो कोई भी उनकी फैमिली के साथ पंगा नहीं लेगा। सच कहूं तो वो काफी सॉलिड पॉइंट्स रख रही थी, झूठ नहीं बोलूंगा, पर उसके पेरेंट्स अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। जिन सकाई को इस वक्त लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे वर्स्ट फादर है, जैसे वो अपनी बेटी की खुशियों को इसलिए सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि उसका बेटा आगे नहीं बढ़ सका। तो वो पूछता है कि जिन मुलान का भाई कहाँ है। जब सर्वेंट बताता है कि उसका भाई अपनी स्टडी में है, तो जिन सकाई कहता है मेरे लिए कोड़ा लेके आओ। मदर जिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उससे पूछती है, तुम इसके साथ क्या करने का प्लान कर रहे हो? पर इस आदमी का अभी सवाल जवाब करने का कोई मूड नहीं था। वो बस कोड़ा उठाता है और तेजी से निकल जाता है, और मदर जिन उसके पीछे भागती है। दोनों ही बेहद फ्यूरियस थे। उनके माइंड में ये उनके बेटे की इनकॉम्पिटेंसी है जो जिन मुलान को इस सिचुएशन में फोर्स कर रही है। थोड़ी सी ट्रेडिशनल डिसिप्लिन के बाद सीन हमारे बॉय पर कट होता है, जिसे पता चलता है कि उसको चूज कर लिया गया है। शेन लैंग का पूरा मूड इंस्टेंटली बदल जाता है। इस बंदे को रियलाइज होता है कि वो मिथिकल टर्टल सिटी की सबसे प्रोमिनेंट फैमिली का सन इन लॉ बनने वाला है। इस नए स्टेटस का मतलब था कि उसे झू फैमिली और उन सभी लोगों के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल चुकी है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। बंदा ऑलरेडी अपना रिवेंज आर्क प्लान कर रहा है, पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। शेन लैंग अर्जेंटली स्टीवर्ट जिन से कहता है कि उसकी फैमिली को एसएप सेफ्टी तक पहुंचाए क्योंकि वो लोग सीरियस डेंजर में हैं। स्टीवर्ट जानता था कि शेन लैंग अभी अर्ल का सन इन लॉ बनने ही वाला है, इसलिए वो इमीडिएटली मान जाता है और उससे बोलता है कि फिक्र न करे और जाकर आराम करे क्योंकि आज रात को ही उसकी शादी होने वाली है। मीनवाइल कट टू द ब्लैक क्लॉथ गैंग्स ठिकाने पर, जहां टियान हैंग अपने एक गुंडे को शेन लैंग की फैमिली को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। प्लान सिंपल था, एक बार उनके हाथ में फैमिली लग गई तो वो उन्हें मार डालेंगे जब शेन लैंग उन्हें वो फॉर्मूला थमा देगा जो उसने छुपा रखा था। मिथिकल टर्टल सिटी का लीगल सर्कल और अंडरवर्ल्ड दोनों इस वक्त शेन लैंग की वजह से कंप्लीट केओस में है। कुछ लोग उसकी शादी सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग लिटरली उसकी पूरी फैमिली का मर्डर करने की प्लॉटिंग कर रहे हैं। जब टियन हैंग और उसका बैंडिट क्रू शेन लैंग के घर पहुंचते हैं तो उन्हें लग रहा था कि ये इजी टारगेट्स होंगे, पर उसकी बजाय उन्हें शेन लैंग की फैमिली कंप्लीटली आर्म्ड और फाइट के लिए तैयार मिलती है। ये लोग जरा भी डर नहीं दिखा रहे थे, वो लोग लड़ते हुए मरने के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थे। टियान हैंग एक्चुअली इस चैलेंज से काफी इंप्रेस था और अपनी तलवार निकालता है इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। पर तभी अचानक उसे एक वियर्ड सी फीलिंग आती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो घूमता है और देखता है कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है, और मैन सिर्फ स्टीवर्ट जिन की अकेले की प्रेजेंस ही इस हार्डन्ड क्रिमिनल की रूह कंपाने के लिए काफी थी।
टियान हैंग कूल बनने की कोशिश करता है और अपने अनऑफिशियल ऑर्डर्स एक्सप्लेन करता है कि उन्हें टैक्स एवेडर्स को पनिश करना है और स्टीवर्ट जिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपना काम करने दे। स्टीवर्ट जिन का रिस्पॉन्स बेसिकली ये था, वो सब तो ठीक है, पर मेरे मास्टर ने मुझे शेन लैंग की फैमिली को सेफली वापस लाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। क्या तुम इन्हें जाने दोगे? टियान हैंग, जो एक सेकंड पहले डर से पैंट गीली करने वाला था, अभी भी थोड़ी अकड़ दिखा रहा था और पूछता है कि आखिर स्टीवर्ट जिन का मास्टर है कौन। तभी स्टीवर्ट जिन ड्रॉप करता है, मैं जिन फैमिली को सर्व करता हूँ। और बस टियान हैंग का दिमाग एब्सोल्युटली उड़ चुका था इस वक्त। वो सोच रहा था, आखिर इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली इन छोटे मोटे रैंडम लोगों को क्यों इन्वाइट करेगी। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ये जरूर हमारे बॉय शेन लैंग की वजह से ही होगा। और ऑनेस्टली रीजन चाहे जो भी हो, जैसे ही स्टीवर्ट जिन जैसा ये हाई रैंकिंग डूड वहां आया, टियान हैंग जानता था कि वो स्क्रूड था। उसके पास उनको जाने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। इस पूरे मेस के निपटने के बाद स्टीवर्ट जिन अपने सोल्जर्स और काफी वॉरियर्स को बुलाता है, जिन्होंने लिटरली शेन लैंग की फैमिली को उनकी कैरेज तक सेफली एस्कॉर्ट किया। टियान हैंग बस वहां खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था और हर गुजरने वाले सेकंड के साथ और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। उनको इनवाइट करना एक अलग बात थी, पर ये लोग शेन लैंग के पेरेंट्स को स्ट्रेट अप रॉयल्टी की तरह ट्रीट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग निकलते हैं, ये बंदा लगभग बेहोश ही हो जाता है। बाकी बैंडिट्स उसे पकड़ते हैं और बोलते हैं, यो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? अगर बॉस को पता चला कि हमने शेन लैंग के पेरेंट्स को जाने दिया, तो वो आग बबूला हो जाएगा। टिंग इन इडियट्स की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुम मोरॉन्स को पता भी है कि वो कौन था? फिर उसने उन्हें बताया कि जिन शाओ एक्चुअली में कौन था। जैसे वो सुनते हैं कि जिन शाओ आखिर है कौन, उनमें से हर एक डर के मारे फ्रीक आउट करने लगता है। टिंग फिर सीधा ब्लैक क्लॉथ गैंग के हेडक्वार्टर्स की तरफ भागता है टियान हैंग को रिपोर्ट करने के लिए। इस पॉइंट पर ये बास्टर्ड अपनी कुछ स्पाइसी R18+ एक्टिविटीज के बीच में था, इसलिए वो टिंग को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। वो उसे स्ट्रेट अप बोलता है, बेहतर होगा कि ये मैटर लाइफ और डेथ का हो, वरना तो खुद को मरा हुआ समझ। टिंग सब कुछ उगल देता है कि कैसे शेन लैंग की फैमिली को खुद जिन शाओ ने रेस्क्यू किया है। टियान हैंग का फेस डार्क हो जाता है। वो तुरंत उस औरत को बाहर निकालता है और इस बात पर फोकस करता है कि शेन लैंग की फैमिली से पंगा लेकर उनकी कितनी बुरी तरह लग चुकी है। टियान हैंग वहां बैठा अपनी ठुड्डी सहला रहा था जब उसे काउंट के मैंशन में हो रहे उस पूरे सन इन लॉ कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है। टिंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक ऐसा ख्याल जो इतना क्रेजी था कि उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। टियान हैंग भी वही सोच रहा था, हेल नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फूल जिन मुलान का हस्बैंड बन जाए, राइट? पर जस्ट टू बी सेफ, ये पैरानॉइड बास्टर्ड डिसाइड करता है कि उन्हें सिटी जाकर खुद देखना चाहिए। तो कुछ ही देर बाद सू फैमिली के सीक्रेट चेंबर में हम देखते हैं सू लियान, टियान हैंग और एक रैंडम बास्टर्ड को जिसका नाम मैं भूल गया हूं, जो सब इकट्ठे हुए थे ये डिस्कस करने के लिए कि क्या इस बात का कोई चांस है कि शेन लैंग सच में काउंट के मैंशन का सन इन लॉ बन सकता है। वो सब अग्री करते हैं कि ये हाईली अनलाइकली है, पर जस्ट टू बी श्योर और इस मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए वो लोग शादी की सेरेमनी को क्रैश करने का डिसाइड करते हैं। फिर हम काउंट के मैंशन पर कट करते हैं और मैन, ये जगह किसी फेस्टिवल की तरह चमक रही थी। सर्वेंट्स हर जगह इधर उधर भाग रहे हैं, डेकोरेशंस इंसेन हैं और गेस्ट्स के बीच हमारे पास सू कियानशन और उसकी कंपनी है, जो ये जानने के लिए मरे जा रहे हैं कि आखिर जैकपॉट किसको लगा और जिन मुलान से शादी किसने की। उस मोमेंट पर हमारा बॉय एक ब्राइडल कैरेज में चिल कर रहा था, जबकि बाहर फायर क्रैकर्स क्रेजी तरह से फट रहे थे। कैरेज को एंट्रेंस तक लाया जाता है और काउंट और उसकी वाइफ पूरी सेरेमोनियल वाइब में बाहर आते हैं। वो ग्रूम के आने की अनाउंसमेंट करते हैं, कैरेज नीचे रखते हैं, पर्दा उठाते हैं और ग्रूम बाहर आता है। जैसे ही ये फिगर सामने आती है, टियान हैंग और पूरी सू फैमिली के डेलीगेशन की सांसें लिटरली रुक जाती हैं। सू कियानशन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर शेन लैंग ग्रूम कैसे हो सकता है? हमारा बॉय इन सब लोगों को कंप्लीटली इग्नोर करता है। उसकी शादी इन क्लाउन्स की वजह से खराब नहीं होने वाली थी। इसके साथ ही वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। फिर वो हेवन और अर्थ के सेलेस्टियल वर्दी के आगे बो करते हैं, हाई हॉल की तरफ बो करते हैं और कपल एक दूसरे को बो करते हैं। स्टैंडर्ड वेडिंग स्टफ, यू नो। जैसे ही वो ब्राइडल चेंबर की तरफ जाने वाले होते हैं और इस सेरेमनी को रैप अप करने वाले होते हैं, ये नॉक ऑफ मंकी किंग युआन, जो कि सिटी का करंट लॉर्ड है, जोर जोर से हंसने लगता है। वो आगे आकर कहता है कि वो जानता है कि ब्राइडल चेंबर से पहले मास्क उतारना ट्रेडिशन के खिलाफ है, पर वो इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस है कि काउंट ने आखिर किसको चुना। क्या वो प्लीज मास्क हटा सकते हैं? इससे पहले कि जिन शाओ इस एक हेडेक से डील कर पाता, अचानक एक और लाउड लाफ सुनाई देती है और एक लंबा फिगर धीरे धीरे अंदर आता है। और जैसे ही लोग उसे देखते हैं, वेन्यू पर हर कोई, इंक्लूडिंग काउंट की फैमिली और सारे गेस्ट्स, रिस्पेक्ट में बो करते हैं। पता चलता है कि ये पर्सन यू किंगडम का जूलिन है, वही बंदा जिसने साउथ को पैसिफाई किया था। ये इडियट भी क्यूरियस था, इसलिए वो हमारे बॉय को अपना मास्क हटाने को कहता है।
और अब झूलन के सपोर्ट के साथ क्राउड अब और डर नहीं रही थी और शेन लैंग को भी खुद को अनवेल करने के लिए अर्ज करने लगती है। हमारा बॉय फिर जिन शाओ की तरफ देखता है जो उसे नॉट करता है, तो शेन लैंग अपने फेस से मास्क हटा लेता है और हर कोई शॉक्ड था। उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मास्क के अंदर वाला आदमी वो फूल शेन लैंग होगा। इस मोमेंट पर भीड़ में खड़े टियन हैंग की पूरी बॉडी में एक चिल दौड़ जाती है। उसे रियलाइज हो रहा था कि उसकी ट्रबल अभी अभी लगभग 1000% बढ़ चुकी है। पर सबसे ज्यादा शॉक्ड सू कियानशन और झांगजी थे। पर तभी ये बास्टर्ड झांगजी किसी एब्सोल्यूट मेनियाक की तरह हंसने लगता है और जिन मुलान से पूछता है कि क्या ये शादी फेक है। वो उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। ये बास्टर्ड फिर अपना मुंह चलाना शुरू करता है और बकवास करता है कि कैसे हमारा बॉय एक गुड फॉर नथिंग इडियट है जो 10 साल तक अकेडमी में रहने के बाद भी एक सिंगल वर्ड नहीं सीख पाया। ऊपर से उसको हाल ही में चोरी करने और एक मेड को मोलेस्ट करने के चक्कर में सू फैमिली से लात मारकर निकाल दिया गया था। तो आखिर इस दुनिया में ऐसा कोई जिन मुलान का हस्बैंड कैसे हो सकता है? ठीक तभी जिन शाओ इस बास्टर्ड से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है कि हमारे बॉय का आईक्यू लो है या फिर वो ये सब बस इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जेलस है। और तभी एक और बास्टर्ड अपना हाथ उठाता है और कहता है कि वो ये प्रूव करेगा। वो क्लेम करता है कि उसने शेन लैंग के साथ पढ़ाई की है और वो टेस्टिफाई कर सकता है कि शेन लैंग वाकई में एक फूल या मेंटली चैलेंज्ड था। शेन लैंग स्कॉलर यांग शांग को पहचान लेता है और उसे एक रियलाइजेशन हिट करती है। क्रूशियल मोमेंट्स पर हमेशा फेमिलियर फेसेस ही आपको धोखा देते हैं। शेन लैंग यांग शांग की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई एक्चुअल प्रूफ है कि वो स्टूपिड है। ये इडियट हंसने लगता है और कहता है कि 10 साल बाद भी एक सिंगल वर्ड ना पढ़ पाना ही अकेले सबसे बड़ा प्रूफ है जिसको किसी जरूरत होगी। वो कहता है कि वो शेन लैंग के पढ़ने के लिए कुछ कैरेक्टर्स लिखेगा। अगर हमारा बॉय उन्हें सही पढ़ लेता है तो वो माफी मांगेगा। शेन लैंग बोलता है बेट लेट्स डू दिस। यांग शांग पेन और पेपर पकड़ता है और कुछ कैरेक्टर्स लिखता है। जब जिन मुलान उन्हें देखती है तो उसके जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। बाकी की क्राउड भी इक्वली कंफ्यूज थी क्योंकि लिटरली कोई भी इन चीजों को नहीं पढ़ सकता था। पता चलता है कि इस स्नीकी बास्टर्ड ने 3 ऐसे कैरेक्टर्स लिखे थे जो फेमिलियर लगते हैं पर उन्हें मिसरीड करना सुपर इजी है। ये स्मग इडियट वहां बड़ा ट्रायम्फेंट होकर खड़ा था। शेन लैंग को बोल रहा था कि अगर वो इन्हें नहीं पढ़ पाया तो उसे सबके सामने एडमिट करना पड़ेगा कि वो ब्रेन डेड है। हमारा बॉय अपना चीट कोड एक्टिवेट करता है और बस कैजुअली उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि हर एक का मतलब क्या है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। वो प्रोनाउंसिएशंस, ऑरिजिन सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन कर रहा था। यांग शियांग वहां खड़ा अपनी पूरी दुनिया उजड़ते हुए देख रहा था। पता चलता है कि इस फूल को उस कैरेक्टर के सिर्फ 2 प्रोनाउंसिएशंस पता थे और शेन लैंग ने बिना एक ड्रॉप पसीना बहाए 4 डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस ड्रॉप कर दिए। शेन लैंग डिसअपॉइंटेड होकर अपना सिर हिलाता है और यांग शियांग को कॉल आउट करता है कि उसमें उसको टेस्ट करने की हिम्मत कैसे आई जबकि उसे अपना खुद का मटेरियल ही नहीं पता। फिर वो यांग शियांग के टीचर सिटी के फॉर्मर लॉर्ड की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने सब सही बताया। इस पेनफुल साइलेंस के बाद वो ओल्ड मैन हाँ में सिर हिलाता है। क्राउड एब्सोल्युटली वाइल्ड हो जाती है पर हमारा बॉय अभी रुका नहीं था। वो कहता है कि ये तभी फेयर होगा जब यांग भी कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेगा। यांग शियांग के तो पसीने छूट रहे थे पर वो मान जाता है क्योंकि अब पीछे हटना और भी बुरी बेइज्जती होती। शेन लैंग कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लिखता है जो पहली नजर में नॉर्मल लगते हैं पर जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो कोई फिगर आउट नहीं कर सकता कि उनका मतलब क्या है। वो यांग शियांग को बोलता है कि उसे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। यांग शियांग को कुछ फेमिलियर वाले देखते हैं और वो कॉन्फिडेंटली बोल पड़ता है, मैं एक इडियट हूं। पूरी क्राउड पागल हो जाती है। लोग हंस हंस के मरे जा रहे हैं। यहां तक कि जिन मुलान भी अपना मुंह कवर करके अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। इस इडियट ने अभी एक शादी में सबके सामने खुद को फूल बोल दिया। उसके टीचर का फेस शर्म से ब्राइट रेड हो जाता है और इससे पहले कि बात और बिगड़े वो तुरंत यांग शियांग को वहां से हटा देता है। अब टीचर एम्बैरेस था और अपनी इज्जत बचाना चाहता था तो वो हमारे बॉय को चैलेंज करने का डिसाइड करता है। वो पेपर पर एक सुपर ऑब्सक्योर कैरेक्टर लिखता है। जिन मुलान और क्राउड उसे देखने के लिए इकट्ठे होते हैं पर कोई उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता सिवाय हमारे बॉय के, क्योंकि ये कैरेक्टर एक्चुअली मॉडर्न टाइम्स में काफी वेल नोन है। यांग शियांग, जिसको अपेरेंटली बेइज्जत होने में बड़ा मजा आता है, दोबारा ट्रैश टॉक करना शुरू कर देता है। शेन लैंग उसे इग्नोर करता है क्योंकि कुछ क्लाउन्स भाव देने के लायक नहीं होते। हमारे बॉय को पता था कि मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन युआन है पर उसे ये भी पता था कि एंशिएंट प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। जब उसे रियलाइज होता है कि इस ओल्ड लॉर्ड को इसका मतलब तो पता है पर इसको बोलते कैसे हैं ये नहीं पता, शेन लैंग सोचता है, ओ मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। यांग शियांग, जो अभी भी अपना मुंह चला रहा था, दोबारा बीच में कूदता है। शेन लैंग एक बेट प्रपोज करता है। अगर वो कैरेक्टर के बारे में सही हुआ तो यांग शियांग खुद को थप्पड़ मारेगा, अगर वो गलत हुआ तो वो खुद को थप्पड़ मारेगा।
ये फूल यांग श्यांग इमीडिएटली मान जाता है। शेन लैंग कैरेक्टर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि इसको रैन प्रोनाउंस करते हैं। यांग श्यांग फ्रीक आउट करते हुए बोलता है, कोई इस बात को वेरीफाई कैसे कर सकता है? शेन लैंग कामली एक्सप्लेन करता है, इसका मतलब प्रॉबेबली स्टैब या पियर्स जैसा कुछ होता है। ओल्ड लॉर्ड का फेस इमीडिएटली चेंज हो जाता है। वो वहां खड़ा ये सोच रहा था कि आखिर इस फूल को वो चीज कैसे पता जो अब तक स्कॉलर्स भी कंफर्म नहीं कर पाए हैं। एक सेकंड के लिए वो शेन लैंग को लायर बोलने का सोचता है, पर वो नहीं कर पाता क्योंकि दूसरे लोगों को भी इसका मतलब पता है। अगर वो अब डिनाई करेगा तो वो खुद एक इडियट लगेगा। इसलिए ये बास्टर्ड अपनी ट्यून चेंज करता है और एडमिट करता है कि हमारा बॉय सही था। यांग श्यांग वहां कंप्लीटली डम्बफाउंडेड खड़ा रह जाता है। हर कोई शॉक्ड था। उस विलेज फूल ने अभी सिटी के स्कॉलर्स को ऐसे स्कूल किया जैसे ये कोई बात ही ना हो। हमारे बॉय की नॉलेज ने सबको इम्प्रेस कर दिया, इंक्लूडिंग जिन मुलान, जो अब उसको एक्चुअल एडमिरेशन से देख रही थी। शेन लैंग की नजर यांग श्यांग की तरफ घूमती है, जो क्लियरली कह रही थी, टाइम टू पे अप बडी। यांग श्यांग अपने टीचर की तरफ बैकअप की उम्मीद में एक रिजेंटफुल लुक देता है, पर वो ओल्ड मैन बस अपना मुंह फेर लेता है। तो ये फूल बिटरली सबके सामने खुद को थप्पड़ मारता है। हमारा बॉय इसके हर एक सेकंड को एंजॉय कर रहा है। वहां से निकलने से पहले ये बास्टर्ड हमारे बॉय से बोलता है कि वो इसका रिवेंज जरूर लेगा। जिन मुलान के फादर पहली बार हमारे बॉय के टुवर्ड्स कुछ एक्चुअल सेटिस्फैक्शन शो करते हैं और उसे कहते हैं कि अब टाइम आ गया है जिन मुलान को उसके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाने का। पर ठीक तभी ज़ूलिन शेन लैंग को रुकने के लिए कॉल आउट करता है। जैसे ही हमारा बॉय उसकी तरफ मुड़ता है, ज़ूलिन पॉइंट करके बोलता है, किड तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हमारा बॉय डम प्ले करते हुए बो करता है और पोलाइटली कहता है, आपकी इस हाई रिगार्ड के लिए शुक्रिया। ज़ूलिन इस रिस्पॉन्स पर हंसने लगता है, पर सब जानते थे कि वो हंसी एग्जैक्टली फ्रेंडली तो नहीं थी। मीनवाइल हमारे बॉय के पेरेंट्स को सुपर आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था। वो हम्बल फोक थे जो अपने बेटे को एम्बैरस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेन सेरेमनी में अटेंड न करने का चूज किया था। वो लोग काउंट के मैंशन द्वारा भेजे गए फैंसी रोब्स पहनने में भी हेजिटेट कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो किसी एक्सपेंसिव चीज को डैमेज ना कर दें। जब हमारा बॉय बैक हॉल में पहुंचता है, वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आपका बेटा अपने रिस्पेक्ट्स पे करता है, फादर और मदर। जिन मुलान बिना किसी हेजिटेशन के घुटनों पर बैठती है और कहती है, आपकी बहू आप दोनों को अपने रिस्पेक्ट्स पे करती है। ये देखकर हमारा बॉय सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा था कि कैसे वो जरा भी एटीट्यूड नहीं दिखा रही और उसके पेरेंट्स को नीच नजरों से नहीं देख रही। वो जेन्युइनली रिस्पेक्टफुल है। बंदा सोच रहा था कि वो अंदर और बाहर दोनों से ब्यूटीफुल है। शेन की माँ जल्दी से जिन मुलान को खड़ा होने में मदद करती है। जिन के एक टोस्ट के साथ रिस्पेक्ट पे करने के बाद वो हमारे बॉय को उसके पेरेंट्स के साथ अकेला छोड़ देती है। डिनर के बाद उसके पेरेंट्स वहां ज्यादा रुककर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो अपनी कैरेज में घर चले जाते हैं। फिर हम ब्राइडल चेंबर पे कट करते हैं। जिन मुलान अंदर आती है। उसका फेस बिल्कुल लाल था। इस गॉर्जियस ब्यूटी को देखकर ये बास्टर्ड उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। जिन मुलान उसे डायरेक्टली देखने में शर्मा रही थी और बेड पर बैठ जाती है। दोनों बस वहां ऑकवर्डली बैठे थे, किसी को नहीं पता था कि पहला मूव किसको करना चाहिए। हमारा बॉय यहाँ द मैन बनने की कोशिश करते हुए लीड लेने का सोचता है, पर जिन मुलान इशारा करती है कि उसे पहले कुछ कहना है। वो रिवील करती है कि उसे ज़ू फैमिली द्वारा इस शादी में फोर्स किया गया था और उसके पास जल्दी से एक हस्बैंड ढूंढने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। हाउएवर, वो अब ऑलरेडी खुद को एक शादीशुदा औरत मानती है और कसम खाती है कि वो ट्रूली रीमैरी नहीं करेगी। जहां तक वाइफली ड्यूटीज की बात है, जैसे कि बच्चे पैदा करना, जिन मुलान कहती है कि वो उन्हें फुलफिल करने में अनेबल है। हमारे बॉय को समझ आ जाता है। डे 1 पर ही कॉन्सुमेशन एक्सपेक्ट करना, स्पेशली जिन मुलान के स्टेटस वाली किसी लड़की के साथ, अनरियलिस्टिक है। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और उसकी फीलिंग्स के लिए रिस्पेक्ट सिग्नल करता है। पर फिर जिन मुलान जो नहीं चाहती थी कि हमारे बॉय को चीटेड फील हो और एक हेयर प्रोड्यूस करने की इंपॉर्टेंस जानती थी, एक पर्सनल मेड को बुलाती है। हमारा बॉय क्विकली उस मेड की अट्रैक्टिव फिगर को नोटिस करता है, मार्क्ड बाय हर इंप्रेसिव एसेट्स। जिन मुलान अपनी मेड को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो आज रात शेन लैंग की अच्छे से देखभाल करे। हमारा बॉय इंटरनली बोलता है, वेट क्या? पर जिन मुलान अपना सिर हिलाती है, एक्सप्लेन करते हुए कि क्योंकि वो उसके लिए बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए बेस्ट यही होगा कि वो अपनी मेड के साथ इस ड्यूटी को फुलफिल करे ताकि उसकी लीनेज जल्दी आगे बढ़ सके। ये बास्टर्ड एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और मेड लिटिल बिंग से कहता है कि उसके कपड़े उतारने में मदद करे। मैं सीरियसली इन चाइनीज एमसीज को समझ नहीं पाता। जिन मुलान ये सुनकर स्टंट रह जाती है और जल्दी से रूम के बाहर भाग जाती है। लिटिल बिंग का फेस एम्बैरेसमेंट से ब्राइट रेड हो जाता है, पर तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और सिर्फ कुछ आंसू नहीं, ये लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। तो हमारे बॉय को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है और पूछता है कि क्या वो अनविलिंग है। लिटिल बिंग कुछ नहीं बोलती और बस और भी ज्यादा जोर से रोती रहती है। हमारे बॉय को एज हेल ऑकवर्ड फील होता है, ये रियलाइज करके कि मेड भी उसके साथ होने में हिचकिचा रही है।
वो किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लिटिल बिंग को नेक्स्ट रूम में जाकर सोने को कहता है। वो जल्दी से वहां से चली जाती है और हमारा बॉय बस अकेले ही सोने का डिसाइड करता है। इस बास्टर्ड के लिए आज की रात नो फन। अगले दिन जिन मुलान हमारे बॉय के लिए घर ले जाने के लिए कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर करती है और पूछती है कि क्या उसके कोई गोल्स या एम्बिशंस हैं जो वो शेयर करना चाहता हो। शिन लांग इनिशियली कहता है कि उसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है, पर जिन मुलान का डिससैटिस्फाइड लुक देखकर वो जल्दी से बोलता है कि उसका एक मेजर गोल है, सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना और सू क्यानशन को अपने घुटनों पर लाकर मर्सी के लिए भीख मंगवाना। जिन मुलान उसे सरप्राइज होकर देखती है। ये एक्चुअल लाइफ गोल से ज्यादा रिवेंज के बारे में था। वो पॉइंट आउट करती है कि सू और झांग फैमिलीज को टारगेट करना कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनके पीछे पावरफुल जू फैमिली का बैकअप है और काउंट के मैंशन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हमारा बॉय फिर पूछता है कि क्या वो कम से कम टियान हैंग को टारगेट कर सकता है, पर जिन मुलान एक्सप्लेन करती है कि टियान हैंग मिथिकल टर्टल सिटी का एक मिलिट्री ऑफिसर है जिसने रिसेंटली झांग फैमिली के साथ हाथ मिला लिया है। उसे टच करना भी सिटी की लीडरशिप के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोवोक कर देगा। हमारा बॉय इन सब कंस्ट्रेंट्स की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फाइनली वो पूछता है कि क्या वो कम से कम अपनी सन इन लॉ वाली आइडेंटिटी यूज करके टियान हैंग के मुंह पर थप्पड़ मार सकता है। जब वो कहती है कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो वो कर सकता है, तो हमारा बॉय बेड बोलता है और इमीडिएटली निकल जाता है। इससे पहले कि कोई ये पूछ पाता कि ये डूड आखिर जा कहाँ रहा है, हमारा बॉय पहले ही फुर हो चुका था। पर उससे पहले वो अपने फादर इन लॉ के प्लेस पे रुकता है अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। जब उन्होंने उसके प्लान्स के बारे में पूछा तो हमारे बॉय ने बड़ा स्मूथ गेम खेला। उसने उस मैं लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला हूं वाले एंगल को कंप्लीटली डॉज कर दिया और इसकी बजाय क्लासिक सर्व माय पेरेंट्स वाला कार्ड खेल दिया। जिन मुलान के पेरेंट्स इस बात पर फिदा हो गए, ये सोचकर कि वो कितना स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल गाय है। वो लोग उससे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसको ढेर सारे गिफ्ट्स दे दिए। हमारे बॉय ने उनको थैंक यू बोला और वहां से निकल गया। 2 सोल्जर्स के एस्कॉर्ट के साथ एकदम फैंसी लग रहा था। उसने ओरिजिनली कैरेज में आने का प्लान बनाया था, पर तभी उसे एक मैजेस्टिक सफेद घोड़ा दिखता है और वो सोचता है, यू नो व्हाट, मैं इस पर राइड करूंगा और एक ग्रैंड एंट्रेंस मारूंगा। कट 2 मिनट बाद और इस बंदे को ये तक नहीं समझ आ रहा था कि इस डैम घोड़े पर माउंट कैसे करते हैं। तो हाँ, वापस कैरेज ही ठीक है। जब हमारे बॉय की कैरेज ब्लैक क्लॉथ गैंग की टेरिटरी पर रुकती है तो गार्ड्स अपनी बोल्स ड्रॉ करके रेडी थे, पर कोई उन्हें रोकते हुए बोलता है, यो इडियट्स, ये काउंट के मैंशन से आए हैं। जैसे ही हमारा बॉय बाहर निकलता है वो उस बड़ी सी स्माइल के साथ टियन हैंग को ग्रीट करता है। टियन हैंग एक वेलकमिंग एक्ट करता है, बाहें खोली हुई बड़ी स्माइल, पर आप जानते हो कि ये बास्टर्ड अंदर ही अंदर सीधिंग कर रहा था। हमारा बॉय इमीडिएटली उसे ट्रोल करना शुरू करता है, पूछता है कि उसने उसे अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। टियन हैंग उसे पोलाइटली अंदर आने का इनवाइट करता है और उसके लिए टी भी बनवाता है। टियन हैंग पूछता है कि हमारा बॉय यहाँ क्यों आया है, और हमारा बॉय कैजुअली बोलता है कि वो यहाँ उस 1000 कॉइन वाले उधार के लिए आया है। टियन हैंग हंसने लगता है। उधार का वो एक्नॉलेजमेंट पेपर बाहर निकालता है और उसे वहीं आग में जला देता है, ये कहते हुए कि वो उसके बारे में सब भूल चुका है। पर तभी हमारा बॉय स्क्रिप्ट फ्लिप करता है और बोलता है, एक्चुअली तुम्हारा मेरे ऊपर 1000 गोल्ड कॉइन्स का उधार बाकी है, तुमने एक्नॉलेजमेंट को आग क्यों लगाई। टियन हैंग बस फ्रीज हो जाता है। ये आदमी सालों से स्कीम्स चला रहा है, पर वो कभी किसी इतने शेमलेस बंदे से नहीं मिला था। इसकी ऑडेसिटी तो ऑफ द चार्ट्स है। तो अब टियन हैंग को प्ले अलोंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो और कर भी क्या सकता है। वो एक फेक स्माइल देता है और अपने बंदों को 1000 गोल्ड कॉइन्स लाने का ऑर्डर देता है। हमारा बॉय उन्हें ब्रीफली चेक करता है, फिर कैजुअली सजेस्ट करता है कि क्योंकि वो लोग अक्वेंटेंसेस हैं तो शायद वो इंटरेस्ट वेव कर सकता है। टियन हैंग हिंट पकड़ लेता है, ये क्लियरली एक थ्रेट थी, इसलिए वो कूट कूट कर गुस्से के साथ और 100 गोल्ड कॉइन्स इंटरेस्ट के रूप में निकाल देता है। हमारा बॉय बस अपनी चाय सिप करता है, जैसे उसने अभी दिन दहाड़े इस आदमी को एक्सटॉर्ट ना किया हो। टियन हैंग पूछता है कि क्या कुछ और भी है, और हमारा बॉय बोलता है, हाँ, टिंग कहाँ है। हमारा बॉय फिर बताता है कि कैसे टिंग ने उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करने की कोशिश की थी। तो नेचुरली हमारा बॉय अब उसकी टांगे तोड़ने का प्लान बना रहा है। टियन हैंग विजिबली हिला हुआ और पिस्ड था, पर वो खुद को कंट्रोल में रखता है और कहता है कि टिंग आसपास नहीं है और 2 महीने तक वापस नहीं आएगा। हमारा बॉय इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, पर अपना लक और पुश ना करने का डिसाइड करता है और निकल जाता है। जैसे ही हमारा बॉय जाता है, टियन हैंग आपा खो बैठता है, टी कप्स तोड़ देता है और अपने बंदों को उस चेयर को जलाने का ऑर्डर देता है जिस पर हमारा बॉय बैठा था। टिंग जहां भी छुपा था वहां से बाहर आता है और इस बास्टर्ड को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलता है, हमारे बॉय का एरोगेंस एक दिन उसको ले डूबेगा। टियन हैंग इस बात पर फ्यूरियस था कि कैसे ये नोबडी इतनी जल्दी समबडी बन गया और टिंग को छुपे रहने को कहता है, पर हमारा बॉय ठीक तभी अंदर वापस आ जाता है। वो बोलता है, बोल तुम जल्दी वापस आ गए, जैसे लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो या कुछ।
फिर वो सब कुछ लिस्ट करता है जो टिंग ने किया, उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करने की कोशिश, उसके घर में घुसना, सब कुछ। और कहता है उसकी फैमिली को नियरली डिस्ट्रॉय करने के लिए टिंग की टांगे तोड़ना बिल्कुल जस्टिफाइड पनिशमेंट है। फिर वो टियानहैंग की तरफ ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, तो क्या तुम ये करने वाले हो या नहीं। टियानहैंग की आंखें गुस्से से लिटरली लाल थी। वो एक टफ स्पॉट में था क्योंकि टिंग उसका फॉस्टर सन था और उसको पीटना खुद को ह्यूमिलिएट करने जैसा होगा। प्लस उसने अपनी फैमिली की लगभग 2/3 वेल्थ जंग फैमिली के बैकअप में इन्वेस्ट कर दी थी। तो वो वही क्लासिक विलन वाली चीज करता है, टेबल पर जोर से हाथ मारता है और हमारे बॉय से कहता है कि अब वो अपनी लिमिट्स पुश कर रहा है। काउंट के मैंशन से आए वो दोनों सोल्जर्स तुरंत हमारे बॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। हमारा बॉय फिर इस बास्टर्ड से पूछता है कि जब उसने उसकी फैमिली को थ्रेटन किया था तब क्या उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस करने के बारे में सोचा था। टियानहैंग हंसने लगता है और काउंट के मैंशन के उस लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करो वाले प्रिंसिपल की याद दिलाता है और हमारे बॉय को टिरनी और कर्मा के बारे में वार्न करता है। हमारा बॉय इस फिलोसॉफिकल डिबेट में इंटरेस्टेड नहीं था और उन सोल्जर्स की तरफ देखता है, पर वो बस बॉडीगार्ड्स थे। वो लोग इस ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होने वाले थे। टियानहैंग हमारे बॉय को फॉरगिविंग बनने और पुरानी बातें भुलाने को कहता है। हमारा बॉय ये रियलाइज करते हुए कि वो आज टियानहैंग को फोर्स नहीं कर पाएगा, एक कसम खाता है। कल वो टियानहैंग से खुद टिंग की टांगे तोड़वाएगा और उसको इन पर्सन माफी मांगने पर मजबूर करेगा। टियानहैंग की जगह से निकलने के बाद शेन लांग घर वापस आता है और जिन मुलान के पेरेंट्स से मिले हुए गिफ्ट्स अपनी फैमिली में बांट देता है। वो अपने फादर को एक नया घर बनाने के लिए कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है। वो अपने भाई को प्रॉमिस करता है कि एक बार उसकी इंजरी ठीक हो जाए तो उसे एक बेटर फ्यूचर, खुद को प्रूव करने का एक और अपॉर्चुनिटी देगा। उसका भाई तब कैजुअली हमारे बॉय को बताता है कि एक बार वो फिट हो जाए तो वो उस विडो से शादी करना चाहता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और हमारा बॉय वापस जाने के लिए रेडी था। जैसे ही वो निकलने वाला था उसकी मां ने उसे रोका और दाशा को चेक करने को कहा। लास्ट टाइम उसने जो सुना था उसके हिसाब से दाशा की हालत ठीक नहीं चल रही थी। अब देखो, दाशा लिटरली हमारे बॉय का पुराने दिनों का इकलौता दोस्त है। ये बंदा काइंड हार्टेड, सिंपल, ऑनेस्ट और हमारे बॉय की तरह ही एक इडियट था। पर बचपन में जब भी हमारे बॉय को बुली किया जाता था, दाशा लिटरली अपनी बॉडी को एक शील्ड की तरह यूज करता था। कुछ मेंटल चैलेंजेस होने के बावजूद दाशा किसी टैंक की तरह बिल्ट था, जिसकी वजह से वो हैवी लेबर के काम आता था। यही इकलौता रीजन था कि उसकी स्टेप मदर ने उसे घर से लात नहीं मारी थी। वो बस उसके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करती थी। हमारा बॉय उसको चेक करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे टेंशन हो रही थी। जब वो दाशा के घर पहुंचता है तो उसे वहां सिर्फ उसकी स्टेप मदर और छोटा भाई मिलते हैं। स्टेप मदर कहती है कि दाशा बाहर काम करने गया है, जो कि वियर्ड था क्योंकि उसकी मां ने उसे अभी अभी बताया था कि दाशा ट्रबल में है। कुछ तो गड़बड़ थी। हमारा बॉय दाशा के खाने के लिए सिल्वर कॉइन्स का एक बैग उसके हाथ में देता है और स्टेप मदर की आंखें चमक उठती हैं। वो प्रॉमिस करती है कि दाशा को अच्छा खाना मिलेगा, पर तभी दाशा का छोटा भाई हमारे बॉय की तरफ देखता है और बोलता है कि दाशा को शायद सच में खाना नसीब ना हो। हमारा बॉय चाहता था कि इन दोनों को वही पकड़कर बुरी तरह पीट दे, पर वो तुरंत दाशा को ढूंढने निकल जाता है और उसे जो मिलता है वो एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग था। दाशा क्रिटिकल कंडीशन में था, खून से लथपथ, सिवियर चेस्ट इंजरीज के साथ बिल्कुल एक स्केलेटन जैसा लग रहा था। हमारा बॉय उसकी पल्स चेक करता है और थैंक गॉड वो अभी जिंदा था। जब दाशा होश में आता है तो वो एक्चुअली हमारे बॉय को देखकर खुश होता है। पता चलता है कि उसका छोटा भाई, वो छोटा फकर, किसी ऐसी मिस्चिफ में पड़ गया था जिसकी वजह से उनका सामना एक टाइगर से हो गया। दाशा ने उसे बचा लिया, पर इस चक्कर में उसकी खुद की हड्डियां टूट गईं और उनका बाप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दाशा को मरने के लिए छोड़ दिया। उस बास्टर्ड ने इस बेचारे को 6 दिन से ज्यादा बिना खाने पानी के जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। हमारा बॉय ये जानकर एब्सोल्युटली फ्यूरियस था कि उसकी स्कम फैमिली दाशा को कचरे की तरह ट्रीट कर रही है, जबकि उसने लिटरली उस एहसान फरामोश भाई की जान बचाई थी। और अपनी आखिरी सांसों में भी ये बड़ा इडियट बस इस बात से रिलीव्ड है कि हमारा बॉय अब स्ट्रांग बन गया है और उसे अब उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारा बॉय उसे होप देने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसको आज भी बुली किया जाता है और दाशा इस हालत में भी ऑटोमेटिकली उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मैन, इसकी लॉयल्टी अनरियल है। दाशा को ये रीअश्योर करने के बाद कि वो सेफ है। हमारा बॉय बस दाशा के घर जाना चाहता था, उसके पेरेंट्स को बुरी तरह पीटना चाहता था ताकि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो और उन्हें दाशा की वर्थ रियलाइज हो। दाशा हाँ में सिर हिलाता है और सोचता है कि मैं अभी भी यूजफुल हूँ। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें मेरी जरूरत है ताकि मैं उनके लिए कमा सकूं। हमारा बॉय इस पॉइंट पर बिल्कुल स्पीचलेस था, लाइक इस प्योर सोल को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और उसको अभी भी लगता है कि उसके डैड को उसकी जरूरत है। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि दाशा को कैरेज तक ले जाएं। पर पहले अब रिवेंज का टाइम था। हमारा बॉय गुस्से में तूफान की तरह दाशा के घर घुसता है
और उनसे पूछता है कि क्या उनके अंदर थोड़ी भी जमीर बची है। स्टेप मदर इस बारे में बिल्कुल कैजुअल थी, ये कहते हुए कि उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे और ऑक्सीजन का वो एब्सोल्यूट वेस्ट बोलता है। अगर दाशा जैसा फूल मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बॉय एक वर्ड नहीं बोलता, गुस्से में आकर उनकी पूरी टेबल पलट देता है और उस भाई के लोअर एब्डोमेन में इतनी जोरदार लात मारता है कि ये डूड दर्द के मारे जमीन पर गोल गोल घूमने लगता है। वो कैजुअली बोलता है, तुम्हारा दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं है जो दाशा ने सहा। स्टेप मदर डर के मारे पागल हो जाती है, उसकी इस हिम्मत पर चिल्लाती है, उसे इंसल्ट करती है और उसे एक वर्थलेस सन इन लॉ बुलाती है जो सिर्फ दाशा के साथ मरने के ही लायक है। हमारा बॉय उसे धक्का देकर दूर कर देता है क्योंकि वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा और वो जाकर एक पानी के बेसिन में गिर जाती है। वो काउंट के मैंशन में उसकी कंप्लेन करने की धमकी देती है, पर हमारा बॉय उसे शांति से बताता है कि वो अब सू फैमिली के साथ नहीं है, इसलिए शौक से जाओ और ट्राई कर लो। फिर वो बस अपने गार्ड्स के साथ निकल जाता है। वो दाशा को लेकर तेजी से काउंट के मैंशन वापस आता है। जिन चेंग, ये बंदा जो इंटरनल गार्ड्स का चीफ है और सन इन लॉ की पोस्ट का फॉर्मर कैंडिडेट भी था, उसे रुकता है। वो दाशा की क्रिटिकल स्टेट को देखता है और गुस्से में हमारे बॉय की अथॉरिटी पर सवाल उठाता है कि वो एक अजनबी को मैंशन में कैसे ला सकता है और उसको उठाकर बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। हमारा बॉय गार्ड्स को रोकता है और जिन चेंग को बताता है कि ये अजनबी उसका दोस्त है और बताता है कि वो क्रिटिकली इंजर्ड है और उसे अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। गार्ड्स वही फ्रीज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुने। जिन चेंग हमारे बॉय से हारने के बाद बस उसके मुंह पर अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसको एंट्री अलाउ नहीं की और हमारे बॉय को रियलाइज हुआ कि मैंशन में उसकी पोजीशन प्रीटी वीक है, वो बेसिकली यहाँ अकेला है। तो ठीक है, वो खुद ही दाशा को ट्रीटमेंट के लिए सिटी ले जाएगा। जैसे ही वो कैरेज पर वापस चढ़ता है, जिन चेंग एक स्मग सैटिस्फाइड लुक के साथ उसे देखता है, पर तभी जिन सकाई और जिन मुलान बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि ये सारा कमोशन किस बात का है। जिन चेंग रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ और जब जिन सकाई सुनता है कि हमारे बॉय का दोस्त मर रहा है तो वो इमीडिएटली एक डॉक्टर को दाशा का ट्रीटमेंट करने का ऑर्डर देता है। जिन मुलान पर्सनली कैरेज का कंट्रोल लेती है और हमारे बॉय से इस इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगती है, अपना फुल सपोर्ट दिखाते हुए। हमारा बॉय अपनी पत्नी का सपोर्ट देखकर जेन्युइनली टच्ड फील करता है। उसे रियलाइज हो रहा था कि वो इस मैंशन में कंप्लीटली अकेला नहीं है। पर जिन चेंग, जो इस पूरी सिचुएशन से अभी भी सॉल्टी था, दोबारा इंटरवीन करने की कोशिश करता है। जिन मुलान बस उसे एक आइस कोल्ड स्टेयर देती है, बिना एक वर्ड कहे एक विप निकालती है और सबसे चिलिंग आवाज में उसे मुड़ने को कहती है। जिन चेंग कुछ कहना चाहता था, शायद एक्सक्यूजेस बनाने वाला था, पर उसके एक्सप्रेशन पर एक नजर डालते ही वो बस पीठ घुमा लेता है। जिन मुलान जरा भी हेजिटेट नहीं करती, वो उसे इतनी जोर से विप मारती है कि वो उसके लेदर आर्मर को फाड़ देता है और एक ब्लडी निशान छोड़ देता है। वो उसे वार्न करती है कि हमारा बॉय उसका हस्बैंड है, जिसका मतलब वो जिन चेंग का मास्टर हुआ और बेहतर होगा कि वो अपना एटीट्यूड ठीक कर ले। फिर ये बास्टर्ड कहता है कि उसे अपना सबक मिल गया है। डॉक्टर द्वारा दाशा का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि दाशा खतरे से बाहर है और वो जिंदा बच जाएगा। जिन मुलान काफी खुश होती है और प्लेफुली दाशा को हमारे बॉय का बिग ब्रदर बुलाती है। हमारा बॉय थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है, पर जिन मुलान मुस्कुराती है और कहती है, क्या टू फूल्स दाशा और सेकंड फूल आपस में भाइयों को रेफर करने के ही तरीके नहीं है? हमारा बॉय इंटरनली सोच रहा था, तुम एक 36E हो, तुम जो भी कहो सब सही है, पर यह होलसम मोमेंट अचानक इंटरप्ट हो जाता है। इसके बाद जिन सकाई हमारे बॉय को अपनी स्टडी में बुलाता है। हमारे बॉय को लग रहा था कि वो लोग दाशा के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वो उसको वहां लाने के लिए खुद को डिफेंड करने और उनकी दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए पूरी तरह रेडी था। पर नोप, जिन सकाई उस टियानहैंग वाली सिचुएशन को लेकर एब्सोल्युटली फ्यूरियस था। वो हमारे बॉय पर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाने, गोल्ड कॉइन्स एक्सटॉर्ट करने और टियानहैंग के फॉस्टर सन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाने का इल्जाम लगा रहा था। हमारा बॉय अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए जिन सकाई को थैंक यू बोलकर रिस्पॉन्स देता है, जो काउंट को 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज कर देता है। फिर हमारा बॉय उसके सामने पूरी सिचुएशन खोलकर रख देता है, जो कुछ भी टियानहैंग ने किया, धमकियां, उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करने की कोशिश, सब कुछ। जिन सकाई गुस्से से लिटरली उबलने लगता है, पर अब ये गुस्सा टियानहैंग की तरफ डायरेक्टेड था। वो हमारे बॉय को इंसाफ दिलाने की कसम खाता है, ये कहते हुए कि किसी को भी उसके सन इन लॉ को बुली करने का हक नहीं है, और कहता है कि वो उसको पनिशमेंट देगा। जिन सकाई के खुद टियानहैंग को हैंडल करने का ऑफर देने के बावजूद हमारा बॉय उस बास्टर्ड को पर्सनली देखने पर इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि खुद सामने ना आना उसकी और काउंट के मैंशन दोनों की रेपुटेशन को डैमेज करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो इसको हैंडल कर लेगा बिना किसी को उन्हें क्रिटिसाइज करने का कोई मौका दिए। जिन सकाई हमारे बॉय की कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए एक मैसिव बुक निकालता है, द जिन फैमिली कोड। वो कहता है कि हमारा बॉय टियानहैंग को तभी कन्फ्रंट करने जा सकता है जब वो इस पूरी बुक को मेमोराइज कर लेगा। हम लगभग कई सौ पेजेस की 50,000 से 60,000 वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली एक नॉवल है। हमारा बॉय कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करता है
क्योंकि याद रखो, इस डूड के दिमाग में एक मेंटल कंप्यूटर है। वो इस बुक को ऐसे स्पीड रन करेगा जैसे ये कोई बात ही ना हो। मीनवाइल जिन सकाई और मदर जिन इस टास्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिन सकाई को लगता है कि हमारे बॉय को इसको मेमोराइज करने में कुछ महीने लग जाएंगे, जो कि अच्छा होगा क्योंकि इससे उसे शांत होने और रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिल जाएगा। मदर जिन शर्त लगाती है कि वो इसको सिर्फ 1 महीने में कर लेगा। फिर वो उसके फेस के बिल्कुल पास आती है और कहती है वांट अ बेट। और उस लवी डवी रात के बाद हम अगले दिन पर कट करते हैं। मदर जिन हमारे बॉय के लिए एक नरिशिंग मील प्रिपेयर करती है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा होगा। पर जब वो चेक करती है, वो पहले से ही सो रहा था। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है ये सोचकर कि वो उसके खुद के बेटे से भी बड़ा आलसी है। फिर वो जिन सकाई को सब कुछ बताती है और मैन वो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत हमारे बॉय को बुलाता है और जैसे ही वो अंदर आता है, वो तुरंत सर्वेंट से कोड़ा लाने को कहता है। मैन, ये लोग कोड़ा निकालने में जरा भी हेजिटेट नहीं करते, है ना? वो हमारे बॉय के स्लैक ऑफ करने पर उसको डिसिप्लिन करने के लिए बिल्कुल रेडी था। हमारा बॉय शांति से कहता है कि उसने पूरा फैमिली कोड रातों रात मेमोराइज कर लिया है। जिन सकाई बोलता है, हाँ जरूर, कोड़ा ले आओ। ये लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है। वो हमारे बॉय को पनिश करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड था। मदर जिन उसे शांत करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि इसकी स्किन डेलिकेट है, और हमारे बॉय से कहती है कि बस माफी मांग लो और मैटर को शांत करो। पर हमारा बॉय बोलता है, ना मैं सीरियस हूँ, अगर आप चाहते हो तो मुझे टेस्ट कर लो। जिन सकाई फ्रस्ट्रेशन में आकर और शायद ये सोचकर कि इस बच्चे में बड़ी अकड़ है, उसको डिफरेंट चैप्टर्स, रैंडम सेक्शंस, स्पेसिफिक पैसेजेस पर क्विज करना शुरू करता है, जो कुछ भी उसके दिमाग में आया, ताकि वो हमारे बॉय को गलत साबित कर सके। और हमारा बॉय हर एक चीज फ्लॉलेसली सुनाता है, वर्ड फॉर वर्ड। जिन सकाई एब्सोल्युटली स्टन्ड था। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेमोरी और इंटेलेक्ट ने इनका दिमाग ही हिला दिया था। मदर जिन वहां काफी स्मग फील कर रही थी, जिन सकाई को उनकी वेजर याद दिलाते हुए। जिस तरह से वो शर्मा रहा था, मुझे यकीन है ये कुछ अनयूजुअल ही रहा होगा। अब उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि हमारे बॉय ने एक्चुअली इस पूरी बुक को एक ही डैम रात में याद कर लिया था। हमारे बॉय को जिन सकाई के साथ अकेला छोड़ने से पहले मदर जिन शरारत से कोड़ा अपने साथ ले जाती है। उसका प्लान अपने बेटे जिन्मू को सबक सिखाने का है। और मैं तुम्हें बता दूं, बेचारे जिन्मू की अच्छी खासी क्लास लगने वाली है, और ये डेफिनेटली कोई फन काइंड की नहीं होने वाली। एक्चुअली वेट, अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। यू नो व्हाट, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। जिन सकाई अभी भी प्रोसेस कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। हमारे बॉय से पूछता है कि उसने ये इनक्रेडिबल काम आखिर किया कैसे। हमारा बॉय कैजुअली बोलता है कि एक सीरियस इलनेस से रिकवर होने के बाद उसका दिमाग एक्सेप्शनली शार्प हो गया है। वो अब जो कुछ भी पढ़ता है उसे सब याद रहता है। जिन सकाई एक्चुअली उस पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि अपेरेंटली उनकी फैमिली में कोई हिस्टोरिकल फिगर था जिसका नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद सिमिलर ग्लो अप हुआ था। तो ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। हमारे बॉय की इस अकॉम्प्लिशमेंट को मानते हुए जिन सकाई उसका कन्फाइनमेंट ऑर्डर हटा लेता है। हमारा बॉय अब तियान हैंग को हैंडल करने जाने के लिए रेडी था, क्योंकि वो उसको निपटने के वे सोच रहा था। जिन सकाई उससे कहता है कि इस मैटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वो एक्सप्लेन करता है कि किंगडम ने एक नया रूल बनाया है कि नोबिलिटी ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशंस के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी। पिछले 3 सालों में इस रूल को तोड़ने के कारण 3 नोबल फैमिलीज से उनकी जमीन और टाइटल्स छीन लिए गए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हैं, पर हमारा बॉय इनकार कर देता है। वो कहता है कि आधे साल के अंदर वो अपना रिवेंज लेगा। उसका मानना है कि अपनी लड़ाइयां खुद लड़ना जिन मुलान के लायक बनने के लिए एक जरूरी शर्त है। जिन सकाई इस रिजॉल्व को अप्रिशिएट करता है, पर उसे डिफिकल्टीज के बारे में वार्न करता है। तियान हैंग के पीछे सिटी लॉर्ड के ऑफिस और झांग फैमिली दोनों का बैकअप है, मतलब काफी पावरफुल दोस्त है। पर ना, हमारे बॉय को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो काउंट को बताता है कि वो कानून के दायरे में रहकर बदला लेगा, ये ध्यान रखते हुए कि कोई भी लूप होल ना छोड़े जिसका फायदा उठाया जा सके। और उसका प्लान ब्यूटिफुली सिंपल है। वो तियान हैंग के गैम्बलिंग हाउसेस को टारगेट करेगा जिनकी मिथिकल टर्टल सिटी में मोनोपोली है, और तब तक गोल्ड कॉइन्स जीतता रहेगा जब तक कि वो तियान हैंग की लिमिट क्रॉस ना कर दे। ये उसे फाइनेंशियली हर्ट करेगा और पोटेंशियली अपने सपोर्टर्स के बीच उसकी पोजीशन को हिलाकर रख देगा। तो हमारा बॉय तियान हैंग के एक गैम्बलिंग हाउस में पहुंचता है, जहां तियान शियू उसका स्वागत करता है। ये बास्टर्ड 100% श्योर था कि हमारा बॉय यहाँ जुआ खेलने आया है, और अपनी स्किल्स को देखते हुए वो कॉन्फिडेंट था कि वो उसको हजारों हरवा सकता है। ये सोचकर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, और उसकी खुशी तब और बढ़ जाती है जब हमारा बॉय वहां आकर जुआ खेलने के लिए लोन मांगता है। हमारा बॉय 1000 गोल्ड कॉइन्स उधार लेने से शुरू करता है, उन्हें चिप्स में कन्वर्ट करता है और एक सिंपल डाइस गेम खेलने जाता है। आपको बेट लगानी होती है कि रोल लो आएगा या हाई। हमारा बॉय अपनी पहली बेट पर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे चिप्स हाई पर लगा देता है। क्राउड और वो ब्यूटीफुल डीलर एक्साइटेड थे जब डाइस पर 10 पॉइंट्स आए।
हमारा बॉय जीत जाता है और अपने चिप्स को डबल करके 2000 कर लेता है। ये बास्टर्ड फ्रीक आउट कर रहा था कि कैसे हमारे बॉय ने 1000 कॉइन्स ऐसे ही जीत लिए, पर उसके हिसाब से ये बस हमारे बॉय को फंसाने के लिए एक इनिशियल बेट था। डाइस दोबारा रोल होता है और हमारा बॉय एक बार फिर अपने सारे जीते हुए पैसे हाई पर लगा देता है और दोबारा जीत जाता है। अब उसके पास 4000 गोल्ड कॉइन्स हैं। टियान शियू ये बास्टर्ड अब सच में फ्रीक आउट करने लगा था, क्योंकि एक अच्छे महीने में भी कसीनो मुश्किल से अबाउट 2000 गोल्ड कॉइन्स ही बना पाता है, तो वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में थे। इसलिए वो पर्सनली डाइस हैंडल करने के लिए आगे आता है। और इस बास्टर्ड के इतने कॉन्फिडेंट होने का रीजन ये था कि टियान शियू डाइस मैनिपुलेशन का मास्टर था और टियान हैंग का एक ट्रस्टेड राइट हैंड बंदा था। वो डाइस को हाई या लो आने के लिए कंट्रोल कर सकता था, यहां तक कि उनके लैंड होने के बाद उनके नंबर्स भी चेंज कर सकता था। पर हमारे बॉय को समझ आ जाता है कि ये फूल क्या करने वाला है, तो वो बोलता है कि वो डाइस खेलकर बोर हो गया है और अब वो पाई गो खेलना चाहता है, जो डाइस जैसा ही एक गेम है जिसमें हाई या लो आउटकम्स पर बेट लगती है, पर इसमें चीटिंग के ढेरों मौके होते हैं, जैसे कि कार्ड्स को मार्क करना।